नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ड्रीम सक्सेस का हम लोग डे 30 चला रहे हैं। डे 30 हम लोग को यहाँ से शुरुआत करना था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब याद कर चुके थे और यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना था, ठीक ना। और यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। उसके नीचे हम लोग जो है जियोग्राफी में कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए जियोग्राफी से है, यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ से शुरुआत होगा और वहाँ तक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए महासागरीय जलधाराएं के ऊपर तक कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद हम लोग अंतःस्रावी तंत्र से शुरुआत करेंगे और जो है बायोलॉजी में यहाँ तक प्रजनन तंत्र के ऊपर तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या याद कर लेना है, तो ये विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाश कहाँ से हुआ है यहाँ पे, वो सब हम लोग को ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग से, ठीक है। मुस्लिम लीग, आप लोग पता है मुस्लिम लीग जो है, जैसे कि कांग्रेस का स्थापना किया गया था, वैसे ही मुस्लिमों ने अपना एक क्या किया था, एक संगठन का स्थापना किया जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ये कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था और ये किसके नेतृत्व में किया गया था, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। बार बार ऑप्शन दे देगा जिन्ना पोल, है ना, तो जिन्ना इसमें नहीं था, ठीक ना, इसमें शामिल जिन्ना नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग में जिन्ना शामिल था नहीं, शामिल था 1913 में शामिल हुआ था जिन्ना। तो मुस्लिम लीग जो था इसका स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना भी 1906 में ही किया गया था, श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति और मुस्लिम लीग दोनों जो है वो 1906 में ही स्थापना किया गया था। तो ध्यान में रखना है, अनुशीलन समिति कौन कौन थे, दो व्यक्ति थे, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, श्री नारायण मल्हार जोशी, कौन थे, श्री नारायण मल्हार जोशी सोशल सर्विस लीग की स्थापना किए थे और 1911 में किए थे। कब किए थे, 1911 में किए थे। सोशल सर्विस लीग का स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। ध्यान में रखना है, सोशल समाज जो है, सोशल का सर्विस कौन देगा, तो जिसमें जोश रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें जोश रहेगा वही ना सोशल सर्विस देगा। सबके बस का है नहीं ना है, तो जोशी से याद कर लेना है, श्री नारायण मल्हार जोशी हमारे जो है सोशल सर्विस लीग जो है, एक एक आदमी को जोड़ के ऐसे क्या किए थे, सोशल सर्विस लीग को मजबूत किए थे। 1911 में एक एक आदमी, ऐसे याद कर लेना, 1911 जोशी सोशल सर्विस लीग हमारा याद हो गया। अनुशीलन समिति हम लोग देख लिए थे 1906 में और मुस्लिम लीग भी देख लिए थे 1906 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गदर पार्टी। गद्दर पार्टी जो है इसका स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा किया गया था। तो आप लोग को कुछ को याद होगा गदर पार्टी, जो हम लोग लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था और उनके साथ एक और थे, काशीराम थे। कौन थे, काशीराम। तो लाला हरदयाल और काशीराम, इन दोनों ने गदर पार्टी की स्थापना कब किया था, 1913 में किया था, 1913 में किया था, ठीक ना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था। चलिए, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय। देखिए आगे हम लोग हिंदू धर्म सभा भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे है हिंदू महासभा। क्या नाम है, हिंदू महासभा। ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1915 में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था, 1915 में किया था, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और ये कब किया गया था, 1916 में। कब किया गया था, 1916 में। होम रूल लीग तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और 1916 में किया गया था। कब किया गया था होम रूल लीग की स्थापना, तो 1916 में किया गया था होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था 1917 में। किसने किया था, लेडी सदाशिव अय्यर ने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था 1917 है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ वीमेंस है और यहाँ भी लेडी लगा हुआ है, तो इससे करके आप रिलेट कर सकते हैं। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था 1917 में। कब किया था, 1917 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और हम लोग हिंदू महासभा कब देखे थे, 1915 में देखे थे। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा।
हिंदू महासभा देखे थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। 1916 में देखे थे होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। फिर 1917 में देखे थे वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। तो लाइन से जो क्रम वाइज दिया हुआ है तो ऐसे ही क्रम वाइज याद करिएगा स्थापना वर्ष के हिसाब से, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। 11 में क्या देखे थे? 11 में एक एक आदमी सोशल सर्विस लीग गदर पार्टी। 13 में, 13 के बाद हम लोग 15 में क्या देखे थे? 15 में देखे थे हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 15 के बाद 16 में क्या देखे थे? 16 में देखे थे होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 16 के बाद 17 आता है। 17 के बाद 17 में किसने देखा था? वीमेंस इंडिया लीग जो लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा खोला गया था, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। 17 के बाद 18 छोड़ के अब 19 आएगा। 19 में खिलाफत आंदोलन का स्थापना किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं के द्वारा क्या किया गया था? अली बंधु कौन कौन थे? मुस्लिम लीग, अलीमुल्ला और सलीमुल्ला खान, है ना। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में खोला गया था अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा, है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में खोला गया था एम.एन. रॉय ताशकंद में। किसके द्वारा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1920 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में खोला गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में खोला गया था, ध्यान में रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब? 1920। 1919 में क्या देखे थे हम लोग? 1919 में खिलाफत आंदोलन देखे थे जो कि अली बंधु के द्वारा खोला गया था। 1917 में क्या देखे थे? तो हम वीमेंस इंडिया एसोसिएशन देखे थे, लेडी सदाशिव अय्यर थे। फिर उनसे पहले जाएंगे तो होम रूल लीग देखे थे 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। फिर एक साल पहले जाएंगे 1915 में तो हिंदू महासभा हो जाएगा। हिंदू महासभा कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल काशीराम। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या नाम लिखा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो है संगठन, इसका स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. जोशी ने किया था। किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा। एक सोशल सर्विस लीग था जिसको आपको बताया थे कि एक आदमी मिलकर क्या किया था जोश में, तो श्री नारायण मल्हार जोशी उसमें थे। तो वो भी याद रखना है, नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में। और जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। किसने किया था? एन.एम. जोशी ने। इसके अध्यक्ष पूछेगा, बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक ना। तो 1920 में हम लोग को दो देखने को मिला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी देखने को मिला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी देखने को मिला 1920 में। तो दोनों को एक साथ याद करिएगा। एम.एन. रॉय जो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे जो ताशकंद में खोला गया था। 1920 में हम लोग देखने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखने को मिला जिसका संस्थापक थे एन.एम. जोशी थे। जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। कब बनाया गया था? इस तो यही 1920 का ही बात है, ठीक ना। तो एन.एम. जोशी थे इसके संस्थापक, अध्यक्ष थे, उसको बनाया गया लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय दोनों 1920। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, तो देखते हैं अब विश्व भारती। क्या देखते हैं दोस्तों? विश्व भारती। विश्व भारती के जो संस्थापक थे वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। और 20 के बाद हमारा आता है 21। तो 1921 में हम लोग जो स्थापना हुआ था, किसका हुआ था? विश्व भारती का स्थापना हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो विश्व भारती देखा जाए तो स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा खोला गया था विश्व भारती। क्या? विश्व भारती 1921 में, 1921 में ध्यान में रखिएगा। 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के द्वारा विश्व भारती क्या किया गया था? विश्व भारती की स्थापना किया था 1921 में। चलिए आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी तो आप लोगों को पता ही होगा, मोतीलाल नेहरू में चित्तरंजन दास के द्वारा खोला गया था। सबके जबान पे रहता है स्वराज पार्टी। और ये कब खोला गया था? 1923 में। 1923 में जो था स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा खोला गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। कब किया गया था? HRA जिसको बोलते हैं, इसका सचिंद्र सन्याल ने क्या किया था? संस्थापना किया था। और इसके जस्ट 4 साल के बाद एक इसी में जुट के क्या बन गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। क्या बन गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया, जिसके संस्थापक थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह थे, जिसके संस्थापक थे भगत सिंह। और ये 4 साल के बाद हम लोगों को बना तो 1928 में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन देखने को मिल गया। और 1924 में सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
खोला गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा, है ना। चलिए आगे भी देखते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा, बहिष्कार हो रहा था किसका? तो जो छोटे जात के थे उनका बहिष्कार हो रहा था, जिसके वजह से भीमराव अम्बेडकर क्या हुए थे? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किए थे 1924 में ही, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुआ था। उसके साथ रिलेट कर लीजिएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी उसी समय हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वयं का सेवक संघ, ऐसा स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किए थे डॉक्टर हेडगवार के द्वारा 1925 में। ठीक ना, तो इसमें बोले थे 1925 में, ध्यान में रखिएगा 1925 में कौन सा स्थापना किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। नौजवान सभा, नौजवान सभा जो है, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग को पता था भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, ये जो तीनों थे 1926 में, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल, इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना किया था, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने। ठीक ना, तो नौजवान सभा याद रखिएगा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा किया गया था। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जैसा अभी हम देखे थे कि एक था हिंदू, एक था सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा। और वहीं हम लोग देखे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा खोला गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का सबसे पहले तो याद रखना है अब्दुल गफ्फार खान ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था खुदाई खिदमतगार के। और कब किया था? तो 1929 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किया गया था? 1929 में किया गया था खुदाई खिदमतगार की स्थापना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हरिजन सेवक संघ जो था, बताइए कौन होंगे? हरिजन। तो हरिजन सेवक संघ जो था, हरिजन नाम सुनते ही आपको महात्मा गांधी याद आ जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने ही हम हरिजन नाम दिया था किसको? तो जितना भी छोट जाति के थे उनको नाम हरिजन जो था, उनका नाम कौन दिए हैं? महात्मा गांधी ही दिए हैं। तो इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो पुणे में किया गया था, कहाँ पर? पुणे में। ये भी याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो सब जगह नाम रहेगा, पुणे याद रखना है। ठीक ना, 1932 याद रखना है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वो भी कब? तो 1932 में। कब? 1932 में, है ना। और नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कौन कौन थे उसमें? 3 गो नौजवान थे, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल थे। कौन कौन थे? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। आगे देखते हैं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है, अब इसमें श्रमिक तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी मेहनत करने। तो जितने भी थे हम लोग अगर देखें तो भीमराव अम्बेडकर किसके लिए ज़्यादा मेहनत किए थे? तो छोटी जाति वालों के लिए। तो श्रमिक पार्टी तो मेहनत जो था छोटी जातियों से ज़्यादा करवाया जा रहा था, इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब किया था? तो श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में। ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में खोला गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और एक हम लोग और देखे थे, हम लोग ऊपर में भीमराव अम्बेडकर का कौन था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा था, हम लोग देखे थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1924 में ही। और फिर 1936 में हम लोग क्या देखे थे? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना देखे थे। क्या देखे थे? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना देखे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का हम लोग को सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और कब किया था? 1939 में किया था। कब किया था? 1939 में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। कब? 1939 में। अब बताइए 1936 में कौन सा पार्टी गठन हुआ? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी गठन हुआ, जिसका भीमराव अम्बेडकर स्थापना किए थे। और 1932 में तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज, देखिए 2 गो था, एक था आज़ाद हिंद सरकार था, एक था आज़ाद हिंद फौज था। तो आज़ाद हिंद सरकार जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज, तो फौज से हम लोग को याद कर लेना है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस।
तो आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 में। कब? 1942 में, जब क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में ही ना आया था क्रिप्स मिशन। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। इसके बाद किया था। कब? आज़ाद हिंद फौज के बाद 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हम लोग को यहीं तक था। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट और आप लोग को आशा करते हैं कि याद हुआ होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप लोग एक बार फिर से इसको पीछे करके सुन लीजिएगा। 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं तो एकदम मतलब कि याद होना ही होना है। सुनने से भी बहुत जल्दी याद होता है। सुनिए और बात बात को दोहराइए, देखिए आपको कैसे नहीं याद होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग को कहाँ से पढ़ना था दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है पेज नंबर 105। आप लोग जियोग्राफी जो है लूसेंट का जियोग्राफी खोल लीजिएगा, पेज नंबर 105, जो कि लवणता से शुरू करके हम लोग को कहाँ तक जाना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ तक नीचे तक जो है यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, कहाँ तक? तो यहाँ तक कंप्लीट करना है। चलिए, तो थोड़ा इसको लंबा होगा, थोड़ा लंबा क्या होगा, इसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ी है। तो आइए देखते हैं लवणता क्या होता है। लवण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आम भाषा में देखा जाए तो नमक होता है। लवण का मतलब क्या होता है? नमक। तो देखिए, लवणता को प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं। किसमें? लवणता को प्रति हज़ार, माने 1000 में कितना लवणता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। लवणता को कभी भी कितना में? 1000 में। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हज़ार होती है। जो समुद्री जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, आप लोग को पता है समुद्र का जल कैसा है? खारा होता है, लवण वाला होता है, नमक वाला होता है ना। तो समुद्री जल की औसत लवणता जो होती है लगभग 35,000 होती है। कितनी होती है? 35,000 होती है। 35 प्रति हज़ार होती है। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखे थे कि जो है प्रति हज़ार में लवणता होता है, तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि 35 प्रति हज़ार। कितना? 35 प्रति हज़ार लवणता कितना है समुद्र का? 35 प्रति हज़ार लवणता है। आगे देखते हैं, नोट में देखिए क्या कह रहा है कि जो है 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। मतलब कि अगर 24.7% से ज़्यादा रहेगा लवणता, उसको हम लोग खारा जल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? खारा जल बोल देंगे। और यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि करिएगा दोस्तों, यहाँ पे परसेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा हज़ारवां भाग कह रहा है। तो 24.7% नहीं है, ध्यान देखिए, ये क्या है? हमारा हज़ारवां है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे? प्रति हज़ार वाला देखे थे ना। तो 24.7 प्रति हज़ार से जो ऊपर रहेगा, 24.7 हज़ार से हज़ारवां भाग, प्रति हज़ारवां भाग, तो उसको बोल देंगे हम लोग कि क्या? तो उसको बोल देंगे लवणता। समुद्र का लवणता है ज़्यादा। तो 35,000 प्रति हज़ार जो होता है हमारा समुद्र का होता है, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसीलिए हमारा समुद्र का क्या होता है? लवणता हम लोग होता है उसका औसतन लवणता। आगे देखते हैं हम लोग, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। मतलब कि जितना भी खारापन वाला जगह है, समान खारापन वाला स्थान, ठीक ना, उनको मिला दिया जाए, समान खारापन वाला जगह स्थानों को हम लोग मिला दें, तो खींचा गया जो भी रेखा होगा उसी को हम लोग बोल देंगे समलवण रेखा। मान लीजिए यहाँ पे खारा है, यहाँ पे खारा है, और इसको जो स्थान को हम लोग मिला दें तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समलवण रेखा बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? समलवण रेखा बोल देंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं, पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर देखिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कह रहा है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लोब, और ग्लोब में हमारा हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ऊपर हम लोग का जितना भी है वो उत्तरी अक्षांश है। ऐसे 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 जो भी गया हुआ है, नीचे का जो गया है वो दक्षिणी अक्षांश है ना जी। तो 20 से 40 डिग्री, तो हम लोग का जो भारत है वो कर्क रेखा पे है। हमारा कर्क रेखा यहाँ पे है 22.5 डिग्री पर है। तो 22.5 डिग्री के नीचे थोड़ा सा आएंगे हम लोग 20 डिग्री पर, इसको रेड कलर में ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे 20 डिग्री से लेके, और कर्क रेखा तो हमारा है 23.5 डिग्री पर यहाँ पे, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से लेके तो 20 डिग्री से नीचे थोड़ा सा नीचे 22.5 है ना, तो 2 डिग्री नीचे आ जाएंगे 20 डिग्री पर, और 20 से थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे हम लोग का 40 डिग्री तक। कितना तक? ये 40 डिग्री तक जो भी आता है उत्तरी अक्षांश, और 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। अब आते हैं नीचे, दक्षिणी अक्षांश का बात कर रहा है तो दक्षिणी अक्षांश में आते हैं,
और कहाँ तक, कहाँ से, तो 10 डिग्री से आते हैं। तो ये हमारा 0 है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10 डिग्री होगा। अब 10 डिग्री से 30 डिग्री, कहाँ पर, 30 डिग्री, तो हम लोग का मक्का रेखा कहाँ पे आता है, मक्का रेखा ही बीच में आएगा, क्योंकि उसका जो होता है 23.5 डिग्री पे मक्का रेखा होता है। जैसे हम लोग कर्क रेखा 23.5 पे है, वैसे ही मक्का रेखा 23.5 पे है, तो इसके बीच में हमारा आ जाएगा ना मक्का रेखा। तो ये जो है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो हमारा क्या कहलाएगा, लवणता वाला हिस्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो उत्तर में जाएंगे तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाला कहलाएगा। और दक्षिण में जाएंगे तो 10 से 30 डिग्री वाला हिस्सा जो हमारा दक्षिण में कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो लवणता वाला हिस्सा कहलाएगा समुद्र में। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। तुर्की की वोन झील है, तुर्की जगह है जहाँ पे, तुर्की की कौन सा झील है, वोन झील जो है, इसकी लवणता सबसे अधिक है। किसकी सबसे अधिक है, मतलब देखा जाए तो 330% है। क्या है, 330% है तुर्की की वोन झील की लवणता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ध्यान में रखिएगा, पूरा दुनिया में जो तुर्की है हमारा, तुर्की का जो एक झील है जिसका नाम है वोन झील, इसकी लवणता क्या है, सबसे अधिक है। पूछेगा कि तुर्की के वोन झील की लवणता कितनी है, सबसे अधिक तो है, लेकिन कितना परसेंट है, तो 330% है इसकी लवणता, वोन झील की लवणता। ठीक ना, वोन झील जो है तुर्की में है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा मृत सागर जो है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो है वो मृत सागर है, वो जो कि 238% है। कितना है, दूसरा नंबर पे आता है जो मृत सागर है हमारा, जो लवणता में, कौन सा, तो मृत सागर है, 238% है ना। देखिए दोस्तों, जो मृत सागर है ये मध्य पूर्व जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में स्थित होता है। आप लोगों ने मैप में देखे होंगे, जॉर्डन है, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में स्थित है। पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला स्थान है और अपने अत्यधिक खारा पानी के लिए जाना जाता है। ठीक ना, चलिए आगे दोस्तों, सबसे अधिक लवणता वाला महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। ऐसे जो एस आकार का बना हुआ है, प्रशांत महासागर हमारा इधर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, नीचे हमारा हिंद महासागर है, ऊपर हमारा आर्कटिक महासागर है। तो जो है ये हमारा जो है नीचे, उसके बाद और सबसे नीचे हमारा क्या है, नीचे में तो है दक्षिणी महासागर, जो कि हम क्या बोल देते हैं, अंटार्कटिक महासागर भी बोल देते हैं। तो यही जो है हमारा, तो सबसे अधिक लवण वाला जो है महासागर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, जो एस आकार का है। ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, मतलब कि जितना गहरा रहेगा समुंदर उतना ही क्या रहेगा, लवण रहेगा, मतलब ज़्यादा नमकीन रहेगा। तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जैसे कि हैलोकेलाइन कहा जाता है। अच्छा, कि लवणता साधारणतः जो है गहराई के साथ बढ़ती है, तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोक्लाइन बोलते हैं, हैलोक्लाइन, है ना। यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री, देखिए जो है हैलोक्लाइन जिसको बोलते हैं, जितना भी गहरा जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लवणता उसका जो है बढ़ते जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो हैलोकेलाइन। क्या बोल देंगे, हैलोकेलाइन, है ना। समुद्री जल की जो बढ़ती लवणता है उसके घनत्व को बढ़ाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता को क्या बढ़ाएगी, तो यही हमारा जो है हैलोकेलाइन जो है वही हमारा बढ़ाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोकेलाइन बोलते हैं। और जैसे जैसे गहरा होते जाएगा वैसे वैसे इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो लवणता बढ़ते जाएगा। उच्च लवणता वाली समुद्री जल जो है, उच्च लवणता जहाँ पे खूब ज़्यादा लवण रहेगा, तो उच्च लवणता वाले जितना भी समुद्री जल है प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। माने जो भी कम लवण वाला जल रहेगा, माने ठीक ठाक जल रहेगा, उसमें लवण कम है, तो उसके नीचे जाके क्या हो जाता है, उच्च लवणता वाला जल बैठ जाता है, क्योंकि वो भारी हो जाता है। भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर जो है आप लोग जानते हो भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो लाल सागर तथा फारस की खाड़ी जो है, फारस मतलब हमारा ईरान, जो अभी युद्ध चल रहा है, लाल सागर ये हमारा, देखिए हमारा जो है ईरान इधर हो गया हमारा, तो इधर हमारा ईरान है, ये हमारा जो है सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, और यहीं पे बगल से लाल सागर गया हुआ है ना। अभी जो ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पे जो पतला वाला जो गया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं हम लोग हारमुज वाला जो है युद्ध चल रहा है, हारमुज वाला ईरान के साथ। तो इसी के जो सऊदी अरब है इसके बगल में हमारा चलता है जो लाल सागर वाला युद्ध है, इसी के ऊपर में देखा जाए तो हमारा क्या है, तो भूमध्य सागर है। ध्यान में रखिएगा, आप लोग नक्शा में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यही कह रहा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। और यहीं पे हमारा तुर्की भी है, जो कि हम लोग देखे थे, तुर्की का कौन सा झील था, वोन झील था, जिसका 330% क्या था,
330% लवणता था, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लवण वाला हिस्सा है। और दूसरा नंबर पे मृत सागर आता था। मृत सागर भी उसी के नीचे में है, जॉर्डन और इजराइल के आसपास में, ठीक ना। उसका कितना था दूसरा नंबर पे, तो 238% था, जो दूसरा नंबर पे आ रहा था। तो हम लोग देख चुके थे, है ना। आगे देखते हैं कि इन क्षेत्रों में 37 से 41 प्रति हज़ार। हम लोग जानते हैं कि अगर कितना था जी, 24.7 से ज़्यादा लवणता रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं खारा लवणता वाला समुद्र। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किधर गया जी, हाँ, 37 से 41 प्रति हज़ार, 37 से 41 प्रति हज़ार लवणता पाई जाती है, ठीक ना, यहाँ पे। और इसका कारण यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का हो जाना, कि गर्मी की वजह से जो क्या होता है, शुष्क वायु हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सूखा वायु हो जाता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है, अधिक ज़्यादा वाष्पीकरण होना लगता है। क्या होता है, वाष्पीकरण खूब ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण नमक जो होता है नीचे बैठते जाता है और वाष्प जो होता है बाहर उड़ जाता है, जिसके कारण से वही और ज़्यादा नमकीन होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको, जितना भी वाष्प उसका उड़ेगा उतना वो नमकीन होते जाएगा। आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप क्या करिए, नमक में पानी घोल लीजिए, उसको गर्म करिए, देखिए वाष्प उठ जाएगा, कटोरी में आपका नमक बच जाएगा। तो जितना कम पानी रहेगा उतना क्या होगा, नमकीन होते जाएगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में ध्यान देते हैं। तो यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। देखिए इसका जो संलग्न समुद्र है, जो आसपास के समुद्र हैं, उसी के साथ ये क्या करता है, धरातल का 1/3 भाग को अकेले ढक देता है प्रशांत महासागर। समझ रहे हैं ना, 3 में 1 हिस्सा को प्रशांत महासागर ढक देता है संलग्न समुद्रों के साथ मिलके। इसका क्षेत्रफल होता है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका जो क्षेत्रफल है पूरा संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से क्या है, अधिक है, ठीक ना। मतलब कि जितना भी स्थल है उससे अधिक है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल। इसके शीर्ष बेरिंग जलभूमध्य पर, आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसका जो शीर्ष है वो बेरिंग जलभूमध्य पर है, और जिसका आधार है वो अंटार्कटिक महाद्वीप पर है, ठीक ना। बेरिंग जलभूमध्य आप नक्शा में देखिएगा कहाँ पर है, और आधार अंटार्कटिका पर आपको नीचे से जुड़ा हुआ है अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका हम लोग देखे थे महाद्वीप, तो उसी से इसका आधार है, आधार मतलब निचला हिस्सा, और शीर्ष जो है ऊपर हिस्सा बेरिंग जलभूमध्य पर है। ये आप लोग नक्शा में एक बार देख लीजिएगा। चलिए, भूमध्य रेखा पर इसकी जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। भूमध्य रेखा हम लोग बताए थे, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा या भी 0 डिग्री बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है, तो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। कितनी है, 16,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई। इसके पश्चिम में देखिए, इसके पश्चिम में जो है एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और पूरब में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। अगर हम लोग देखा जाए तो इसके पश्चिम में क्या है, तो एशिया है। हम लोग देखेंगे, हम लोग भारत यहाँ पे है, और भारत के इधर साइड में जो सब है क्या है, प्रशांत महासागर है, और इधर साइड में प्रशांत महासागर है ना। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये रूस हो गया। तो ऐसे करके हम लोग नक्शा में देखेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। और वही कह रहा है कि जो है इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पश्चिम साइड में क्या है, एशिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वहीं पूरब में देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका हम लोग को देखने को मिलता है। पूरब में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। और दक्षिण में क्या है, तो नीचे में दक्षिण हमारा क्या है, तो दक्षिणी महाद्वीप में अंटार्कटिका है। और प्रवाल भित्तियाँ देखिए क्या होता है, प्रवाल भित्तियाँ आप लोग को दिखाए थे, जो प्रवाल भित्तियाँ होता है क्या होता है, तो जितना भी हम लोग का कंकाल, जो समुद्र में रहने वाला जो जीव जंतु का कंकाल क्या बचता है, वही जो है जीव जंतु जो होते हैं धीरे धीरे मरते जाते हैं, उनका कंकाल जो एक जगह इकट्ठा होकर क्या होता है, वही जीव जंतुओं का रूप है, क्या है, कंकाल से बनता है, जो कि तो वही हम लोग बोलते हैं प्रवाल भित्तियाँ। आप लोग पीछे वाला क्लास में दिखाए थे इसका इमेज, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो प्रवाल भित्तियाँ जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। प्रशांत महासागर में यही सब पाया जाता है, उसको खारा नमक से कोई दिक्कत नहीं है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। द्वीप मतलब छोटा छोटा द्वीप हो गया, है ना। ये तो 2000 से भी ज़्यादा है इस महासागर में द्वीप। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर जो है पश्चिमी भाग में है। अधिकांश तट वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिस्सा में है, पश्चिमी हिस्सा में है जितना भी तट वाला सागर है, ठीक ना। ध्यान में रखिए किधर है, पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के। इनमें जो है सेल्विज सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर,
बेरिंग सागर जो आपको पता है वो, तस्मान सागर, कोरल सागर, सुलू सागर, पीला सागर, इसको ध्यान में रखिए, ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यहाँ पे लिख भी दिया कि ये महत्वपूर्ण है। तो ये सब किसका क्या है, सागर है, छोटा छोटा सागर जो जुटा हुआ है। तो महासागर के अंदर सागर है। तो कौन कौन सा, एक बार देख देख लीजिएगा आप लोग फिर से। सेलिविज सागर है, फिलीपीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, जापान सागर है, अखोटस्क सागर है, बेरिंग सागर है, और तस्मान सागर, कोरल सागर, सुल्लू सागर, पीला सागर, ठीक। पूरब की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके पूरब की ओर देखा जाए तो केवल का केवल क्या है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। और इसके बेसिन की औसत गहराई, बेसिन मतलब तल, तल की जो है औसत गहराई 7,300 मीटर है, ठीक ना। किसका बोल रहा है, प्रशांत महासागर का। सबसे अधिक जलमग्न जो है खाई, जो है खाई या फिर गर्त है, वो प्रशांत महासागर में ही मिलता है। हम लोग पढ़े थे कौन सा गर्त था, तो मेरियाना गर्त था, 11,022 मीटर गहरा था, प्रशांत महासागर में पाया जा रहा था ना जी। मैंगनीज की ग्रंथियाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। मैंगनीज, जहाँ मतलब मैंगनीज आप लोगों को पता होगा, Mn, मैंगनीज की ग्रंथियाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो बेसिन का औसत गहराई पूछे तो कितना हो जाएगा, 7300 मीटर। एवरेज इसका बेसिन का गहराई है कितना, 7300 मीटर। और इसी में वो है 11,022 मीटर वाला मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। और इसके पूरब में जो है केवल का केवल ये कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है। इसके पूरब में कौन सी खाड़ी है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अटलांटिक, जिसको हम लोग बोल रहे थे एस आकार की जो महासागर है, वो अटलांटिक महासागर है। तो यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है, पूरा संसार का छठा भाग हिस्सा ये घेर के रखा हुआ है, अटलांटिक महासागर छठा हिस्सा, ठीक ना। तो इसका जो है क्षेत्रफल वो है 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं हम लोग प्रशांत महासागर का कितना देखे थे जी, तो बहुत ज़्यादा था, 16,57,23,748 वर्ग किलोमीटर। इसका एकदम डबल है, अटलांटिक महासागर का क्या है, तो डबल है प्रशांत महासागर, समझिए कि इस 8 करोड़ है, वो 16 करोड़ है। तो जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है, मतलब यही इसी के बारे में कह रहा है। और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है, मतलब कि छठा हिस्सा देखा जाए तो 16% ही हमारा आ सकता है ना, 96, लगभग 16% हमारा क्या हो गया, ये है हमारा अटलांटिक महासागर, पूरा संसार का क्षेत्रफल का। इसकी आकृति अंग्रेजी के इस आकार से मिलती जुलती है, जैसा कि हम लोग बार बार देख चुके हैं। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप है। अगर नक्शा में देखा जाए तो हमारा जो है यहाँ पे मान के चलिए हमारा वृत्त हो गया, यहाँ पे हमारा जो है एशिया है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये भारत हमारा है जो एशिया में ही आता है यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे ये एस आकार की ऐसे बनी हुई है अटलांटिक महासागर, ठीक ना। और यहाँ पे जो है हमारा सबका सब ये एस आकार का यहाँ पे बना हुआ है, और इधर का जो है प्रशांत महासागर है दोनों, और नीचे हमारा अंटार्कटिक महासागर है, और ऊपर आर्कटिक महासागर है, ऐसे करके हिंद महासागर हमारा नीचे हिंदी इंडियन ओशियन जो है। तो यही हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो है इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका है, पश्चिम में ही ये जो हमारा अंटार्कटिक, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अटलांटिक के बारे में। इसके पश्चिम दिशा में है ये दोनों अमेरिका, है कि नहीं। और कह देखिए कह रहा है, और पूरब में यूरोप और अफ्रीका है। पूरब में किधर है, पूरब हमारा इधर साइड पूरब है, तो ये हमारा यूरोप है, बताए थे अभी यूरोप। और अफ्रीका है इधर साइड में, पूरब में अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक ना। तो पूरब में है यूरोप अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका है, और नीचे में है ये हमारा अंटार्कटिका। दक्षिण वाला कौन हिस्सा है हमारा, दक्षिण वाला जो ये हिस्सा है नीचे में जो है ये हमारा अंटार्कटिका है। बताइए कि जहाँ बर्फ़ जमल रहता है हमेशा, अंटार्कटिक द्वीप है ना, महाद्वीप। और ये जो है उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और मग्न तट पर स्थित है। उत्तर में है जो, इसके उत्तर में क्या है, ग्रीनलैंड है। ऊपर में ये जो हम लोग बनाए थे ऐसे करके, इसी के ऊपर में ग्रीनलैंड आपको देखे होंगे। ग्रीनलैंड जो है यहाँ अमेरिका जो है ये बोलता है ग्रीनलैंड हमारा है। इधर से है जो यूरोप का बोलते हैं कि ये ग्रीनलैंड हमारा है, ऐसे करके इन दोनों में चलता है। तो वही देखिए ग्रीनलैंड जो है हडसन की खाड़ी और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, मग्न तट पर यह स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मध्य अटलांटिक कटक
क्या है ये? मध्य अटलांटिक कटक है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक ना। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित जो है मध्य अटलांटिक कटक जो बोलते हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए जो पूरी तरह यह पानी के नीचे है, लंबी पर्वत श्रृंखला होने के बाद ये क्या है? पानी के नीचे है, समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। और पानी के ऊपर में कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला है। और पानी के नीचे कौन है? तो यही मिड अटलांटिक रिड जो है, जिसको बोलते हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये नीचे, लेकिन पानी के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए स्पेशल इसको बोला जाता है। कहाँ है? मध्य अटलांटिक कटक, तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में यह बसा हुआ है। इसका मुख्य अर्थ है कि विशेषता निम्नलिखित नीचे दिया गया है। दोस्तों देखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी जो होता है, यह कटक तब बनता है जब उत्तर अमेरिका यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। इसे अपसारी सीमा कहा जाता है। डाइवर्जेंट मतलब फैलना, है ना। और नए समुद्र तल का निर्माण होता है। जैसे जैसे प्लेटलेट्स अलग अलग होती है, पृथ्वी के अंदर पिघलता हुआ मैग्मा ऊपर आता है और यही ठंडा होकर नया समुद्री क्रस्ट बन जाता है। धीरे धीरे वही पहाड़ बनने लगता है। और ये कहाँ रहता है? अंदर रहता है। यह उत्तर में आइसलैंड को लेकर दक्षिण में अटलांटिक के पास एस आकार में फैला हुआ है, ठीक ना। इस ज्वालामुखी और भूकंप इस क्षेत्र में लगातार ज्वालामुखी गतिविधियाँ और हल्के भूकंप आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सबका प्लेटों का क्या दिखाया गया है? तो हिस्सा दिखाया गया है, कौन सा प्लेट कहाँ पे है हमारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, है ना। यह देखिए यहाँ पे लिखा है, यह उत्तर में आइसलैंड से, आइसलैंड जो है हमारा उत्तर में था ना, आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप, दक्षिण में कौन सा द्वीप? दक्षिण में एक बोवेट द्वीप है। तो बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर क्या होती है? तो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में धारण कर गई है। अजोर्स का पाइको द्वीप जो है तथा केप बर्दे द्वीप, कहाँ का? अर्जोस का जो है, अजोर्स का पाइको द्वीप और केप वर्दे द्वीप इसके मुख्य उदाहरण है। किसके? अटलांटिक महासागर के। सबसे तीखी चोटी जो है भूमध्य सागर रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। सबसे तीखी चोटी वाला जो है भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। किसका है? सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है। कितना पर? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा गया है। क्या पुकारा गया है? टेलीग्राफिक पठार। तो देखिएगा, यह महासागर कह रहा है कि 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश जब है ना, जहाँ पे 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पाया जाता है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, 55 डिग्री मान के चलिए ये हो गया, तो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये अधिक चौड़ा हो जाता है, ठीक ना, ये महासागर, जहाँ इसे हम लोग बोल देते हैं टेलीग्राफिक पठार, ठीक ना। तो ऐसे करके यहाँ पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे ये चौड़ा हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? टेलीग्राफिक पठार बोला जाता है अटलांटिक महासागर को। वहाँ पे भूमध्य रेखा के निकट देखा जाए तो रोमांस डीप जो है गंभीर, इसे 2 भागों में बांटता है। किसको? भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटने वाला कौन हो जाएगा? भूमध्य रेखा के नज़दीक, मतलब कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री के बीच में यहाँ पे एगो बांटता है। कौन सा? यहाँ पे कौन सा बांटता है वो? इसको यहाँ पे हम कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक में एगो बांटता है, जो है जिसका नाम है रोमांच गंभीर। इसको 2 भागों में बांट देता है, ठीक ना, एगो ऊपर एगो नीचे। तो उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी बोलते हैं और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? चैलेंजर कटक बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा हो गया, और यहीं पे जो है बीच में क्या हो गया? 0 डिग्री के आसपास ये बांट दिया। तो जो ऊपर का हिस्सा हो गया वो डॉल्फिन श्रेणी का हो गया। कौन सा श्रेणी का? डॉल्फिन श्रेणी का। और नीचे का जो हिस्सा हो गया ये चैलेंजर कटक हो गया। क्या हो गया? चैलेंजर कटक हो गया नीचे। तो इसको बांटा कौन? इसको बांटने वाला कौन था? तो रोमांस गंभीर इसका नाम था। क्या नाम था? रोमांस गंभीर। यही इसको बांट दिया। 0 डिग्री जो है जहाँ पे विषुवत रेखा जो है इसी के आसपास में इसको बांट के ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक ना, बांट के रोमांच गंभीर, है ना, गंभीर तरह से इसको बांट दिया। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, अब ऊपर वाला हो गया उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला हो गया दक्षिणी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बरमुंडा द्वीप। किस में है? उत्तरी में कि दक्षिणी में है? उत्तरी में है। किस में है? उत्तरी में है बरमुंडा द्वीप। वहीं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है वो ट्रिस्टा दी कान्हा। कौन सा है महासागर? ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना द्वीप, गुआ द्वीप, बोवेट द्वीप। कौन कौन सा द्वीप? दक्षिणी में देखिए ढेर सारा द्वीप है। उत्तरी में तो मात्र एक ही वो था, बरमुंडा द्वीप, है ना।
जो बरमुंडा ट्रायंगल आप लोग सुने होंगे, उसमें से कोई जहाज़ ऊपर से नहीं जाता है, खींच लेता है, ऐसे कहानी हम लोग सुने थे। आज तक जो उसके ऊपर से गया, बरमुंडा द्वीप के ऊपर से उसको खींच लिया है उत्तरी अटलांटिक में, आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखिए तो ट्रिस्टा दी कान्हा द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है, गुआ द्वीप है, बोवेट द्वीप है। जो बड़ा बड़ा द्वीप है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ढेर सारा, याद रखिएगा, ठीक ना। और ऊपर वाला में क्या है, एक ही वो है बरमुंडा द्वीप। सेंट पॉल एवं ओजर्स आदि, ये सब द्वीप हैं। कौन कौन सा, ये सब भी इसी में जुड़ा हुआ है, सेंट पॉल एवं ओजर्स द्वीप। इसको हाईलाइट नहीं किया है तो इसको भी याद रखिएगा, सेंट पॉल एवं ओजर्स द्वीप ये सब आदि इसमें है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर, ये क्या है, महत्वपूर्ण सागर जुड़े हुए हैं। तो ये अटलांटिक महासागर के तटों के साथ साथ ये जो जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा खाड़ी, तो बेफिन की खाड़ी जुड़ा हुआ है, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, ये सब जुड़ा हुआ है। आप नक्शा में अगर देखेंगे तो एक्सपर्ट आराम से आपको देख सकते हैं, नहीं ना, आपको सब समझ में आएगा। देखिए हाँ, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ऐसे करके नक्शा पे खोल के देखिएगा तो सब समझ में आएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी हुई है, मतलब एक जैसा नहीं है, ऐसे 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 कटे फटा हुआ है, कटा फटा हुआ है ना। तो वही कर अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत कटा फटा है। इसके कारण इसकी तट रेखा की लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तट रेखा की कुल लंबाई से क्या हो गया है, अधिक हो गया। मान के चलिए ऐसे कोई सिंपल एगो रेखा गया है, तो इसका जो तट का रेखा है वो तो सिंपल, अगर हम लोग धागा खींचेंगे नापने के लिए तो मान के चलिए 2 मीटर हो गया। लेकिन अगर यहीं से यहीं ऐसे 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 रहेगा तो हम धागा को सीधा नहीं नापेंगे, अब धागा को पहले इधर ले जाएंगे फिर इधर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे नापेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है सब। तो यही जो कह रहा है ये, इसी के कारण ये क्या हो जाता है, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है इसका तट। समझ में आ रहा है ना। कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छा अच्छा बंदरगाह बनने के लिए चांस होते हैं। अब ऐसे ऐसे जो है मस्त यहाँ पे कोई भी नाव आएगा और अपना काम कर लेगा, फिर वापस चल जाएगा। तो कटा फटा रहता है तो आसान रहता है, वही सीधा रहेगा तो दिक्कत होता है ना। तो यही इसका लाइन का मतलब कहने का हो गया, कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छा अच्छा बंदरगाह हो जाते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, ठीक ना। व्यापार ज़्यादातर किस पे होता है, तो अटलांटिक महासागर पर ज़्यादातर व्यापार होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। हम लोग जानते थे कि मछली वाला जो एक जो है मछली, जो हम लोग जानते हैं कि ठंडा और गर्म जहाँ पे पाया जाता है मछली वाला जो हिस्सा, जहाँ पे ज़्यादा मछली व्यापार किया जाता है, अमेरिका क्या करता है, सबसे ज़्यादा मछली का व्यापार करता है, कनाडा वनाडा ये सब जो है, तो जो है वहीं पे जो है अटलांटिक महासागर में है। ये आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, मेरे दिमाग में आया तो सोचे कि इसको बता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मछली पालन किया जाता है। आइए ये पिंक कलर का देखते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा वायुमंडल के बारे में क्या हो रहा है कि वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल जो है उसका जो है परिसंचरण मतलब आवाजाही, और उसका जो है महासागर पे क्या क्या प्रभाव है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या फिर ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किसका, प्रशांत महासागर का। जैसा गर्म होगा वैसा ठंडा होगा, ये सब महत्वपूर्ण हिस्सा है वायुमंडल के हिसाब से। मध्य प्रशांत महासागर, देखिएगा जो बीच वाला प्रशांत महासागर है, मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है। जो प्रशांत महासागर है ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, इधर बगल में प्रशांत महासागर है ना। तो वही देखिए कह रहा है कि मध्य प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है, नीचे में मध्य वाला में गर्म होगा, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा है इसी के आसपास में, तो मध्य वाला ही ना ज़्यादा गर्म होगा। तो मध्य प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा होती है वो दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है, दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिणी अमेरिका हो गया। और पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है वो उसका स्थान ले लेती है, किसकी, पेरू की ठंडी जलधारा जो है दक्षिणी अमेरिका में बहती है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग ला नीनो एल नीनो ये सब पढ़े थे, देखिए लिखा भी इसी के बारे में लिखा है। तो पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है इसका स्थान ले लेती है कौन, तो यही जलधारा जो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के जो है मध्य से गर्म होकर उठता है, ये पेरू की ठंडी जलधारा की जगह पे आके अपना हिस्सा ले लेता है, ठीक ना। और पेरू की जो तट पर इन गर्म जल धाराओं का जो उपस्थित एल नीनो कहलाता है। तो वहाँ पे गर्म जलधारा बहता है, कहाँ पे, पेरू के निकट पे। और उसके जो पेरू पे जो ठंडा ठंडा जलधारा है उसको हटा के अपने गर्म जलधारा क्या होता है उसको ग्रहण कर लेता है। और इधर से जो है ठंडा जलधारा फिर किधर जाएगा, तो उधर चल जाएगा विषुवत रेखा के आसपास।
तो एल नीनो जो है घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन, देखिए फिर से पढ़ते हैं। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। किसका? एल नीनो का। मध्य प्रशांत महासागर से और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। क्यों क्यों संबंध है? अभी हम लोग देख चुके थे। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। प्रशांत महासागर में जो वायुदाब होता है, वायुदाब में क्या हुआ? यही जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन गर्म और ठंडा के हिसाब से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी दोलन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी दोलन बोलेंगे, है ना। देखिएगा इन दोनों जो है दक्षिणी दोलन बदलाव जो हुआ था, एल नीनो का क्या हुआ? गर्म हवा जो आया था दक्षिणी अमेरिका के आसपास पेरू के निकट, तो उसको संयुक्त घटना को ENSO कि इसके नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसी को दोलन को क्या बोलेंगे हम लोग? ENSO बोलेंगे। जिन वर्षा में ENSO शक्तिशाली होता है, जो वर्षा में ENSO शक्तिशाली है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। पूरा विश्व में क्या देखा जाता है? तो बृहत मतलब बड़ा, मौसम संबंधी भिन्नता, उसमें भिन्नता मतलब अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। जब ENSO क्या हो जाता है? तो शक्तिशाली हो जाता है, तो पूरा दुनिया में बृहत बड़ा मौसम अंतर देखने को मिलेगा। कहीं ज़्यादा गर्मी, कहीं ज़्यादा ठंडा, ऐसे करके अंतर देखने को मौसम में मिलता है। दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी शुष्क तट है, पश्चिम वाला हिस्सा, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो जो दक्षिण, देखिए कहाँ कर रहा है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क वाला, तो ये पूरा भी है पश्चिम। तो इधर का जो हिस्सा है पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, ठीक ना। इस ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होता है तथा चीन में बाढ़ आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी क्या होता है? भारत में पूरा अकालग्रस्त हो जाता है और तथा चीन में बाढ़ जाती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार का अन्य भाग का मौसम और संबंधी भविष्यवाणी के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका इफेक्ट हमारा भारत में भी पड़ता है और चीन में भी पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। तो यही कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त हो जाता है तथा चीन में इसकी वजह से बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे एल नीनो और ला नीनो आप लोग देखिएगा ना, वहाँ पे सब आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे चलता है और कैसे कहाँ पे होता है। तो पेरू के निकट जो है एल नीनो, ये वहाँ पे रुका नहीं रहता, ये भारत की तरफ चलता है, ठीक ना। तो जो कि 4 साल पे आता है, हम लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी हर साल नहीं आता है। तो ये आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा एल नीनो ला नीनो के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर के बारे में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, हम लोग जानते हैं। दक्षिण में है अंटार्कटिक महाद्वीप, नीचे में हिस्सा है हिंद महासागर। देखिए हमारा भारत है, ये भारत का नक्शा देखिए बनाते हैं, हमको तो ढंग आता नहीं है। ये भारत है, वाह क्या भारत बना है। तो भारत जो है उसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, ठीक ना। भारत हिंद महासागर हमारा नीचे हिंद महासागर, ये मान के चलिए बड़ा सा, इधर भी इधर सारा का सारा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर है और इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, मतलब इतना का सारा जितना भी है ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा एशिया महाद्वीप कहलाता है। तो उत्तर में एशिया महाद्वीप है, वहीं दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो नीचे में जो है दक्षिण वाला जो है बर्फ़ वाला इलाका क्या था, यहाँ पे जो बर्फ़ वाला इलाका था ये हमारा दक्षिण में था ना। तो दक्षिण में अंटार्कटिक क्या हो गया? महाद्वीप हो गया ना। पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया पूरब में। तो ये हमारा हिंद महासागर है, ऐसे करके जो है इसका पूरब में क्या है, यहाँ पे कोना में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। इधर साइड में अफ्रीका था, इसके दक्षिणी अमेरिका, इधर उधर उत्तरी अमेरिका। मैप में देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। ये कैसा महासागर है? अर्ध महासागर है। उतना तो बड़ा बड़ा नहीं है अटलांटिक और प्रशांत महासागर के जैसा, लेकिन फिर भी यही महासागर ही कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है। वैसे देखा जाए तो ये अर्ध महासागर है, थोड़ा छोटा होने के कारण इसको बोला जाता है अर्ध महासागर। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। तो अटलांटिक महासागर तो 1 करोड़ तो ही कम है ये है, तो इसको अर्ध महासागर कहा जाने लगा। ये तो नाइंसाफ़ी हो गया ना, थोड़ा सा तो कम है ये है 1 करोड़। आगे चलते छोड़िए, उससे क्या लेना। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। तो ये हिंद महासागर जो है एक तरफ से प्रशांत महासागर जो राइट साइड में है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर जो ऐसे करके आया हुआ है, इससे क्या हुआ है? मिला हुआ है ना। आगे देखते हैं। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा होती है। कर्क रेखा जो है हिंद महासागर के ऊपर में कर्क रेखा गया हुआ है, भारत के बीचों बीच से एकदम गया है ना जी। तो हिंद महासागर के क्या गया? ऊपर से गया है। तो वही कह रहा है कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है, मतलब ऊपर वाला सीमा होता है इसका।
और इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। इसमें भारत के जितना भी दक्षिण पश्चिम तट है ये हमारा भारत हो गया, मान के चलिए ये हमारा भारत हो गया। इसको फिर से देखते हैं, देखिए ये हमारा जो भारत हो गया, भारत, तो भारत के कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिण और पश्चिम ये हिस्सा जो हो गया दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप जो है लक्षद्वीप है हमारे यहाँ पे, लक्षद्वीप है ना जी, लक्षद्वीप मालदीव सब एक ही जगह पे है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है, ठीक ना। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। देखिए जो भी है मॉरिशस और एक है रीयूनियन, ये सब द्वीप जो बना हुआ है ये द्वीप किससे बना हुआ है, तो अंदर से जो ज्वालामुखी निकला है, ज्वालामुखी निकल के वही बड़ा बड़ा क्या बन गया है, आग निकला होगा, लावा निकला होगा, वही जम के द्वीप बन गया है, देख रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा जो मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप जो है ये किससे बना है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर। किसका बोल रहा है, तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर का जो है महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूरब में मॉरिशस द्वीप है। किसका द्वीप, कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर के पूरब दिशा में जाएगा तो मॉरिशस द्वीप आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए दोस्तों ये हमारा इंडिया है और ये जो सारा का सारा है हिंद महासागर है। ये हमारा हो जाएगा मेडागास्कर और ये हमारा हो जाएगा क्या दिया था, मॉरिशस। क्या दिया था, मॉरिशस दिया था, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही है। कितना है, तट वाला सागर जो है वो दो ही है, वह है लाल सागर और फारस की खाड़ी। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती वाला सागर जो है जिस पे तट है कौन कौन सा है, लाल सागर और फारस की खाड़ी, जो कि हमारा देख चुके हैं। वही फारस वाला जो है हरमुज वाला, और लाल सागर जो है वही जो हम लोग दिखाए थे, ये हमारा मान के चलिए अरब हो गया, इधर जो है ईरान हो गया ये, और ये जो हरमुज हो गया, इधर लाल सागर हो गया। और ये दोनों कहाँ पे है, हिंद महासागर में ना है जी। तो वही है, इसको बोलते हैं तटवर्ती सागर। तो देखिएगा लाल सागर और क्या हो गया, फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है। अरब सागर वाला जो है, बंगाल की खाड़ी वाला, सब इसी में किया जाता है सागर में। लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। उत्तर वाला जो है उत्तरी विस्तार के मात्र ही है ये। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो इसी महासागर में स्थित है ना। देखिए दोस्तों ये हमारा डियागो गार्सिया दिखाई दिया ना, ये हमारा बड़ा सा हिंद महासागर है, यहाँ तक नीचे तक ये हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया के नीचे वाला सारा हिंद महासागर, इसी के बीच में डियागो गार्सिया जो है हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा आर्कटिक महासागर भी देख लिया जाए। आर्कटिक महासागर जो कि कहाँ है, सबसे ऊपरी छोर पे है हम लोग, है ना। तो यह सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव पर चारों ओर है, आपको पता है। और यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। आर्कटिक वृत्त के किधर है, अंदर में स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। मान के चलिए जो अटलांटिक महासागर है ना, इसके ऊपरी वाला हिस्सा यही जो बना हुआ है, यही हमारा आर्कटिक महासागर बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वास्तव में यह जो है अटलांटिक महासागर का एगो क्या है, तो बड़ा छोटा भाई मान लीजिए, छोटा भाई है, ठीक ना। जैसे बिछड़ के अब क्या बन गया है, तो आर्कटिक महासागर बन गया है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि नामक उथला समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से वो जुड़ा हुआ है ना। तो वही कहा हमारा का जो है आर्कटिक, क्या बोल रहा है, ऊपर का जो आर्कटिक वाला जो महासागर है और जो बगल से हमारा जो है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है सो सारा बड़ा है, और इसी के बीच में जो ज्वाइंट होता है बेरिंग जल संधि के द्वारा, तो बीच में जो ज्वाइंट हुआ है यही जो है बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। किससे, बेरिंग जल संधि से, ध्यान रखिएगा। तो आर्कटिक हो गया और प्रशांत महासागर जो है वो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। किससे, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। और आगे देखते हैं। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया, इसके उत्तरी तटों से घिरा है। किससे, उत्तरी मतलब ऊपरी हिस्सा से, यूरोप का ऊपर वाला हिस्सा से, एशिया के ऊपर वाला हिस्सा से, और उत्तरी अमेरिका के ऊपर वाला हिस्सा से जो जुड़ा हुआ है। कौन, यही आर्कटिक। कौन, आर्कटिक। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। हिम मतलब बर्फ़ से ढका रहता है वो भी, और नीचे वाला भी सबसे और ऊपर वाला भी, दोनों क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। वो तो उत्तरी ध्रुव में है ना, मान के चलिए। तो आर्कटिक हो गया उत्तरी ध्रुव में, अंटार्कटिक हो गया दक्षिणी ध्रुव में, दोनों पे बर्फ़ जमल रहता है ना।
तो यही कारण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बस अब थोड़ा सा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। महासागरीय संसाधन, क्या लिखा है? महासागरीय संसाधन। तो मूल्य की दृष्टि से समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में जो है खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल्य की दृष्टि से, मूल्य में पैसा की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र का जो प्राप्त होने वाला जितना भी खनिज है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। बताए थे ना मग्न तट क्या होता था? मान महाद्वीप है, महाद्वीप के जो अगल बगल का हिस्सा जो डूबा हुआ रहता है समुद्र से, वहीं पे ज़्यादा खुदाई किया जाता है, तो क्या निकलता है हम लोग को? वहीं पे हम लोग को बोलते हैं मग्न तट, बोलते हैं उसी को जो डूबा हुआ रहता है, मग्न जलमग्न रहता है, तो वहीं पे ज़्यादा खनिज तेल निकलने की संभावना होती है। हम लोग पिछले क्लास में भी इसको हम लोग समझे थे ना। आगे देखते हैं, नोट में देखिए क्या कह रहा है। भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं अलियाट से तेल तथा कृष्णा गोदावरी तप अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? भारत का एक मुंबई है, भारत की मुंबई हाई से बेसिन है, बेसिन जो कि वहाँ से अलियाट से तेल और कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से क्या थी? प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मुंबई हाई से बेसिन और अलीवाट के तेल, किसे? अलियावट से तेल और कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से प्राकृतिक गैस, तो दोनों को याद रखिएगा। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन से क्या? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस निकलता है, सीएनजी ये सब जो भी हो गया। और भारत में मुंबई हाई बेसिन एवं अलियाट से क्या निकाला जाता है? तो तेल निकाला जाता है। कहाँ से? मुंबई हाई बेसिन से और अलियाट से तेल निकाला जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जो भी हो गया, इसके बाद मात्रा एवं मूल्य से दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज हो गया रेत और बजड़ी। बताइए उससे जो है वो तो मतलब मान के चलिए खनिज तेल प्राकृतिक गैस है, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रेत बजड़ी भी निकलता है समुद्र से, ये भी हमारा क्या हो गया? एक ही खनिज ही है, इसका भी उपयोग लाया जाता है, ठीक ना। समुद्र से भारी लचकीले एवं रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज भी मिलते हैं, जिन्हें हम लोग प्लेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर कहते हैं। समुद्र से क्या निकलता है? भारी भारी लचकीला रासायनिक क्रिया प्रतिरोधक खनिज निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर। क्या बोलते हैं? प्लेसर। तो प्रतिरोधक का मतलब आपको पता ही होगा, जिसका विरोध करता है कोई इधर से मान के चलिए आ रहा है, आप उसका विरोध करिएगा तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध करना। तो प्रतिरोध वाला खनिज निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसर बोलते हैं, ठीक ना। ये रासायनिक क्रिया के प्रतिरोध करने वाला खनिज होता है। अलास्का जो है, अलास्का पुलिन पर सोने का खनन किया जा रहा है। अलास्का जो है, अलास्का पुलिन पर सोना का क्या किया जाता है? खुदाई किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, अलास्का पुलिन पर क्या किया जा रहा है? तो सोना का खुदाई किया जा रहा है। और आगे क्या कर रहा है? टिटेनियम युक्त रेत फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील इस सब के तटों पर मिलता है। कि कौन सा? टिटेनियम युक्त वाला रेत बालू। तो टिटेनियम रेत वाला जो है बालू, ये कहाँ कहाँ मिलता है? फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत और ब्राज़ील, ठीक है ना। भारत में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है, ब्राज़ील और फ्लोरिडा में भी टिटेनियम रेत मिलता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में टीन और जापान की पुलिनों पर क्या? मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। तो मलेशिया इंडोनेशिया में टीन मिलता है। क्या मिलता है मलेशिया इंडोनेशिया में? टीन का, याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया वाला क्या हो जाता है? तो टीन का डब्बा हो जाता है। और वहीं जापान के जो पुलिनों पर क्या मिलता है? तो मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैग्नेटाइट का है, अयस्क है, और ये सबसे अच्छा किस्म का लोहा इसमें पाया जाता है। तो यही कह रहा है, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो है टीन, और जापान में जो है वो क्या? मैग्नेटाइट वाला अयस्क का लोहा पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चला है। किसका? धातु युक्त पंखों का, जिनमें तांबा और चांदी उपस्थित है। लाल सागर जो हम लोग देखे थे अभी, एशिया सऊदी अरब वाला जो है, यूएई वाला जो हिस्सा था, उसके बगल में लाल सागर जो बह रहा था, इधर हारमुज था, ईरान था, ये वाला। तो वही लाल सागर में कह रहा है कि लाल सागर में धातु युक्त पंखों का पता चला है, जिनमें तांबा और चांदी उपस्थित है, ठीक ना। उसमें क्या क्या निकला है? इसमें तांबा और चांदी निकलने के पता चला है। इन्हें निकालने के लिए सूडान और सऊदी अरब क्या कर रहा है? तो संयुक्त लाल सागर कमीशन की स्थापना कर रहा है। ये सूडान और संयुक्त सऊदी अरब मिल के सोच रहा है कि इसको क्या करें, निकाला जाए। और लाल सागर जो है कमीशन की स्थापना किया है इसको निकालने के लिए। कमीशन की क्या किया? स्थापना किया है इसको निकालने के लिए। इसमें तांबा और चांदी ज़्यादा मात्रा में निकलने का पता चला है।
खाद्य पदार्थ के रूप में मछलियाँ समुद्र से प्राप्त होती है, जो कि महाद्वीपीय मग्न तटों पर 100 फेदम की गहराई तक में मिलती है। जितना भी खाद्य पदार्थ वाली जो होती है मछली, खाने पीने वाली मछली जो होती है वो समुद्र से ही प्राप्त होती है, जो कि महाद्वीपीय जितना भी मग्न तट होता है, वही मग्न वाला तट जो हिस्सा तो बताए थे आपको, जो क्या होता है जो पानी में डूबा हुआ रहता है बाहरी हिस्सा, तो वही मग्न तटों में 100 फेदम की गहराई तक मिलती है। कितना? 100 फेदम की गहराई तक ये मिलती है, क्योंकि यहाँ इनके जनन एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। जनन मतलब वही जन्म देने के लिए, अंडा देने के लिए जो भी है, इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण यहाँ पे पाया जाता है ना। समुद्री कृषि के उत्पादन में देखा जाए तो फिन फिश, सेल फिश, आयस्टर, समबुक, क्रस्टेशिया, मिल्क फिश और शैवाल, ये सब जो है समुद्र की कृषि करने के लिए उत्पादन में लाया जाता है। सब मछली है जो, और शैवाल भी है, जो कि ये सब जो है खाने वाला चीज़ होता है, जो समुद्री कृषि के उत्पादन में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। विश्व के कुल समुद्र कृषि उत्पादन का 2/3 भाग जो है वो फिनफिश का है। किसका है? फिनफिश का है ना। फिनफिश, फिनफिश का आप लोग नाम सुने होंगे, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो विश्व के कुल समुद्री कृषि में, पूरा विश्व में जितना भी समुद्र में कृषि खेती किया जाता है, उसके उत्पादन में देखा जाए तो 2/3 भाग लोग फिनफिशे का करता है। किसका करता है? फिनफिश का करता है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। फिनफिश रुकिए देखते हैं कैसा होता है। दोस्तों यही होता है फिश, समझे? जो मछली होता है ना, इसी को बोलते हैं फिनफिश। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के 2 ऐसे क्षेत्र जहां ज्वारीय विद्युत पैदा करने की बड़ी संभावना है, इनमें से एक कनाडा में फंडी की खाड़ी तथा दूसरा ब्रिटेन में सेवरन एस्चुअरी है, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। और भारत में तिरुवनंतपुरम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विजिंजाम। इसमें तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र लगाया गया है। किस लिए? तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें संयंत्र मतलब लगाया गया है, मशीन। इसको कहाँ पे है? भारत के तिरुवनंतपुरम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विजिंजाम। कितना किलोमीटर दूरी पर है? समुद्र में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विजिंजाम, जो कि तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगाया गया है समुद्र में। ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, और आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग को बायो पढ़ना है। तो हम लोग सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए, तीसरा हम लोग को बायो ख़त्म करना है। तो हम लोग को शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। और यहाँ शुरुआत करते हुए हम लोग चलेंगे और यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जब प्रजनन तंत्र के ऊपर तक, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें हम लोग आता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, 2 तरह का होता है, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में कौन कौन सा देख लिए हम लोग? बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी भी। तो देखिए एक्सोक्राइन जिसको बोलते हैं बाहर वाला, और एंडो मतलब अंदर वाला। तो देखिए एक्सोक्राइन, यह नलिका युक्त जो होती है ग्लैंड होती है। नलिका वाला मतलब नस नाड़ी वाला ग्लैंड होती है, ठीक। और इससे एंजाइम का स्राव होता है, एंजाइम निकलता है, खाना पचाने वाला एंजाइम जो बोलते हैं हम लोग। जैसे दूध का ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि पसीना वाला, अश्रु ग्रंथि आंसू वाला, श्लेष्म ग्रंथि वही श्लेष्म जो है नाक से जो निकलता है, लार ग्रंथि, ये सब जो है जो ग्रंथि होता है, ये हमारा क्या हो गया? बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। तो ये सब जितना भी चीज़ जो है बाहर निकलता है शरीर से, है ना, ये सब एंजाइम ही एक तरह का होता है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, जो ऐसा ग्रंथि है मतलब कि क्या करती है, सब बाहर को निकालती है शरीर से। और वही वो दूसरी तरफ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अभी क्या करेगा? अंदर निकालेगा, जो हम लोग को बाहर नहीं दिखेगा, अंदर अंदर वो काम चलते रहता है। तो यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें नली वली नहीं होती है, डायरेक्ट जाता है। मान के चलिए आपका लीवर हो गया, लीवर कहाँ डाल रहा है खाना? तो आंत में डालते जा रहा है, इसमें एथी खाना बोल रहे हैं क्या, अच्छी सॉरी, जो है लीवर एथिकम बनाता है, जो है गॉल ब्लाडर में जमा करता है, पित्ताशय में पित्त जमा करता है, वही क्षारीय करने का काम करता है, किसको? खाना को। तो ये डायरेक्ट उसमें डाल देता है ना, इसमें नली वली तो है नहीं, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि इसमें नलिका विहीन होता है, इसमें नली नहीं होता है, इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। अंदर में हार्मोन जो निकलता है वो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि का काम होता है। हम लोग बाहर थोड़ी कोई हार्मोन देखते निकालते समय, सब हमारा शरीर के अंदर हार्मोन निकलता है, जो हम लोग कोई भी काम करते हैं। तो यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। रक्त प्लाज्मा के द्वारा भी, रक्त में खून में जो प्लाज्मा है, खून है, उसी के माध्यम से जो हार्मोन है ये कहाँ पूरा शरीर में फैला दिया जाता है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा, हमारा पीयूष ग्रंथि है, आउटू ग्रंथि है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, एक पारा आउटू है जिसको पाराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये सब क्या है हमारा? तो ये सब हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हमारे शरीर के अंदर जो है हार्मोन छोड़ता है खून में,
है ना, जिसकी वजह से हम लोग का जो भी है हम लोग देख चुके थे ऊपर में क्या क्या हो रहा था, ये सब पढ़े थे ना हम लोग कि क्या क्या हो रहा था हम लोग के हार्मोन के कारण सब पिछला क्लास में। तो यह बस हम लोग को इतना जानना है कि ग्रंथि होता है दो तरह का, एक बहिस्रावी जो बाहर का निकालता है जितना भी है अपना, और जो है एक अंतःस्रावी होता है जो अंदर अंदर काम चलता है, हार्मोन जो निकालता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। तो पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि के बारे में सबसे पहले देखते हैं। यह कपाल का स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। कहाँ होता है? कपाल, हमारा माथा हो गया, माथा का कपार हो गया, यहाँ पे ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, तो ये यहाँ के ऊपर का जो कपाल होता है यहीं पे अंदर आप लोग देखे होंगे आप लोग, यहीं पे होता है, क्या होता है? स्फेनाइड हड्डी में। कौन सा हड्डी में होता है ये पीयूष ग्रंथि? ध्यान रखिएगा, स्फेनाइड हड्डी में होता है। कौन सा हड्डी में होता है? तो स्फेनाइड हड्डी में होता है, गड्ढा में होता है ये। और इसकी एकदम सेल टर्सिका होती है, बहुत छोटा होता है, एकदम बूंदू बराबर, मटर के दाना बराबर, ठीक ना। इसका भार जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है, मतलब 1 ग्राम भी ठीक से नहीं होता, इतना छोटा होता है। बिंदु भी छोटा बोल दिए, मतलब मटर के दाना तो बहुत बड़ा बोल दिया, हमें लगता है कि सरसों के दाना बराबर होता है, ठीक ना। और ये पीयूष ग्रंथि हम लोग का हार्मोन छोड़ने का काम करता है, और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोल देते हैं। देखिए इतना छोटा है बिंदु के बराबर, और फिर भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर है, ये सबका ग्रंथियों का मास्टर है, सबको ध्यान रखने वाला काम ही करता है मास्टर ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी हड्डी में पाया जाता है? तो स्फेनॉइड हड्डी में, स्फेनॉइड हड्डी के अंदर गड्ढा में ये पाया जाता है, ठीक ना। इसको सेल टर्सिका भी कह देते हैं। तो किसको सेल टर्सिका कहते हैं? सेल टर्सिका, तो यही मास्टर ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, इसी को बोल देते हैं हम लोग सेल टर्सिका। क्या बोल देते हैं? सेल टर्सिका बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्फेनॉइड हड्डी में ये पाया जाता है। चलिए, ये 0.6 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये तो हो गया पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य। अब जो है पीयूष ग्रंथि, इनसे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। इतना छोटा तो होता है सरसों के दाना बराबर, फिर भी इतना सारा हार्मोन हम लोग के शरीर में निकल रहा है, बताइए। तो सबसे पहले आता है STH हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। तो यह शरीर की वृद्धि, शरीर का साइज को बढ़ाना वाला हार्मोन छोड़ता है। विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है ये। इससे विशेषता क्या है? तो हड्डी को वृद्धि को ये नियंत्रित करेगा, कितना आपको देना है, मतलब वृद्धि करना है, कितना वृद्धि पर रोकना है, इसका काम कौन करेगा? नियंत्रित करने का काम तो यही STH हार्मोन करेगा। क्या करेगा? STH हार्मोन करेगा, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन छोड़ता है ये हार्मोन? तो यही पीयूष ग्रंथि जो होता है, सरसों के दाना बराबर जो होता है, यही छोड़ता है STH हार्मोन, जो क्या है? वृद्धि हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। STH की अधिकता से भीमकायत्व माने बहुत बड़का शरीर हो जाता है किसी किसी का, ध्यान देते होंगे। तो ये होता है इसके हार्मोन के अधिकता से, खूब ज़्यादा मात्रा में अगर छोड़ने लगे आपका पीयूष ग्रंथि STH हार्मोन, समझिए आपका शरीर एकदम भैंसा जैसा बन जाएगा, जैसे ग्रेट खली का बना है ना, उसको यही प्रॉब्लम हो गया है। एक्रोमिगली अथवा एक्रोमिगली जो है विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक क्या हो जाती है? बढ़ के चल जाती है, ज़्यादा शरीर बड़ा हो जाता है, भीम जैसा, बोला भीम का अथवा लिखा है इसीलिए इसका नाम भीम जैसा। STH की कमी से मनुष्य में बौनापन भी हो जाता है। अगर खूब ज़्यादा छोड़ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, और एकदम छोड़ना बंदे कर दे तो क्या हो जाएगा? बौना बन जाइएगा, नाटा रह जाइएगा। तो STH हमारा शरीर में बताइए कितना ज़रूरी है। एगो ये बिंदु जो है पीयूष ग्रंथि या सरसों के दाना बराबर जो 0.6 ग्राम का है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को शरीर में डाल रहा है हार्मोन, इसका नाम क्या है? STH हार्मोन। समझ रहे हैं ना कितना ज़रूरी है? वृद्धि और जो है वृद्धि हार्मोन है, और इसको बोलते हैं, और इसी की कमी से क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं एक और हार्मोन जो है जिसका नाम है TSH। TSH को बोल देते हैं हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोल देते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए यह थायराइड ग्रंथि जो होता है हम लोग का शरीर में, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये बोलता है कि ओए थायराइड ग्रंथि, तुम अपना हार्मोन निकालो। तो बोलने वाला कौन है? यही मास्टर जो है, मास्टर जिसको बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि, जो हमारा दिमाग के जब खोपड़ी में होता है 0.6 ग्राम से स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढा में जो पाया जाता है पीयूष ग्रंथिया, यही बोलता है STH हार्मोन छोड़ने के लिए। किसको? थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि तुम हार्मोन छोड़ो, तुमको ज़रूरत है। तो ये यही इसलिए इसको बोला जाता है इसको मास्टर ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि को, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। ACTH हार्मोन, क्या नाम है इसका? ACTH हार्मोन एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? तो एड्रीनल जो होता है, एड्रीनल इस कॉर्टेक्स को, ये स्राव को नियंत्रित करने का काम करता है।
तो इसमें लगा ही है एड्रीनो, तो जाहिर सी बात है एड्रीनल को क्या करेगा, ये एड्रीनल कोर्टेक्स को स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है, एड्रीनल कोर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि एड्रीनल कोर्टेक्स, हमारे शरीर में स्थित एड्रीनल ग्रंथि जो होता है, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो हमारे दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रीनल ग्रंथि, उसी में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना। तो एड्रीनल कोर्टेक्स हमारे शरीर के स्थित एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी हिस्सा में ये होता है एड्रीनल कोर्टेक्स। देखिए इसका काम क्या है, तो एड्रीनल कोर्टेक्स शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करता है जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। सबसे पहले कॉर्टिसोल, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है उसको हार्मोन ये छोड़ने लगता है। या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना और शरीर के तनाव को लड़ने में मदद करता है। देख रहे हैं कितना ज़रूरी है, छोटा सा छोटा चीज़। तो यहाँ पे देखिए एल्डोस्टेरोन, यह शरीर में नमक और पानी की संतुलन को बनाए रखना, जिसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ना। एड्रोजन क्या, देखिए तो एड्रोजन जो है यह हार्मोन यौन विकास में भूमिका निभाता है। किसमें, यौन विकास में भूमिका निभाता है, पता नहीं कहाँ चला गया, हम लोग देख लिए थे। अब आगे देखते हैं जीटीएच हार्मोन, क्या देखते हैं, जीटीएच हार्मोन, है ना। गैनोडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार का है, ठीक। तो जीटीएच हार्मोन जो होता है, जीटीएच हार्मोन जनन अंगों का कार्य को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जनन अंग मतलब जो जन्म में हिस्सा, जन्म लेने के लिए जो हिस्सा में भाग लेता है, जनन अंग उसको बोलते हैं आप लोग, है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए जिसको बोलते हैं एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये कैसा है, तो जीटीएच है। और ये एक और कौन था, एलएच हार्मोन, ये सारा जीटीएच हार्मोन के अंदर आता है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, ठीक ना। तो जीटीएच हार्मोन के अंदर ही एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन आ गया, जिसको बोलते हैं। तो यह वृषण में शुक्र जनन, वृषण माना हम लोग जानते ही हैं, वृषण जो है 2 है, मेल में जो रहता है। तो वृषण के जो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। क्या करता है, जो शुक्र जनन नलिका है, शुक्र जनन नलिका जो इसमें से नली निकला रहता है, शुक्र जनन नलिका, वही नलिका में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। शुक्राणु जनन में मतलब शुक्राणु बनने में ये सहायता करता है, जो है एफएसएच हार्मोन। तो अगर गहराई से क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया कहाँ से। तो ये सब ध्यान रखना एफएसएच हार्मोन के बारे में। ये किसका पार्ट है, जीटीएच का पार्ट है, और ये भी जो है एलएच, ये भी जीटीएच का ही पार्ट है। ये दोनों हार्मोन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हम लोग जो एफएसएच हार्मोन देख लिए थे, या वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं को शुक्राणु जन्म देने में क्या करता है, ये सहायता करता है। और ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, ठीक ना। फॉलिकल की वृद्धि में क्या करता है, अंडाशय में मदद करता है। और एलएच हार्मोन भी देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर से उसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। एलएच हार्मोन क्या करता है, तो जब अंतराल कोशिका उत्तेजना के समय में ये अंतराली कोशिका क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन ये स्रावित करने का क्या करता है, काम करता है। तो हम लोग देख लिए थे दोनों जनन अंग कहलाता था, हम लोग यहाँ पे देखे थे जनन अंग है, उसमें कार्य को नियंत्रण करने का काम करता था, जिसमें से एफएसएच का काम क्या था, तो जितना भी शुक्र जनन वाला सहायता करता था, ये शुक्र जनन बनने के लिए, है ना, शुक्राणु बनने में की सहायता करता था। और दूसरा वाला जो एलएच हार्मोन था, ये जो है ये भी क्या करता था, तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छुड़वाने का काम करता था, एलएच हार्मोन करवाता था दोनों, इसलिए क्या कहा गया इसको, कि ये जनन हार्मोन का हिस्सा है। और दूसरा में देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं, ये ई पे लिखा है एलटीएच हार्मोन, क्या लिखा हुआ है, एलटीएच हार्मोन, जिसको बोलते हैं दुग्ध जनन हार्मोन, ठीक ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो लैक्टोजेनिक हार्मोन, आप लोग पढ़े होंगे, लैक्टो से मतलब जिसमें दूध नहीं पचता है ना, उसको बोलते हैं लैक्टो, ऐसे कुछ उसको बोला जाता है। तो लैक्टोजेनिक से आप लोग ध्यान में रखिएगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं दूध से रिलेटेड है। किससे, दूध से रिलेटेड है। तो देखिए इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दूध स्रावन का उत्पन्न करना। स्तन में क्या होता है, माँ के स्तन में जब दूध स्रावन नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग एलटीएच हार्मोन का सुइया लगवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्तन में दूध क्या हो जाएगा, स्रावन उत्पन्न होने लग जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, ये सब हार्मोन भी बहुत ज़रूरी है। नेचुरल हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है हार्मोन, है ना। अब दूसरा देखते हैं एडीएच हार्मोन क्या बोलता है, जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण हो जाता है। जितना भी छोटी छोटी रक्त वाला जो धमनी होता है, सीरा जो भी धमनी हमारा बोल देते हैं, नस नाड़ी, एक रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए भी सहायता करता है। कौन सा, एडीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। किस लिए, तो छोटी छोटी जितना भी रक्त धमनी है, नस नाड़ी है, उसको संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है, और यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है, ठीक ना।
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आउटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यह मनुष्य के गले में श्वास नली जो होता है ना, ट्रेकिया, ट्रेकिया को आप लोग जानते ही होंगे, गला में होता है। तो ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के बीच में स्थित होता है। हमारा जो है ये मान के चलिए मुंह हो गया, यहाँ से जो गला आता है, तो यहाँ पे जो गला होता है यहीं पे होता है ग्रंथिया, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड या फिर आउटू ग्रंथि। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ेगा। और ये ट्रायोडोथायरोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन जो होता है, इसमें होता है दो हार्मोन होता है, पहला थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन। यानी कौन सा छोड़ता है? तो ये थायराइड ग्लैंड छोड़ेगा। दोनों में थायराइड थायराइड लगा है तो आप पकड़ लीजिएगा। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। ये जो थायराइड हार्मोन है इसमें क्या रहता है? तो आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो हम लोग को कोई देखता है कि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसका शरीर भारी हो जाता है, तो ये सब इसी ग्लैंड के मतलब क्या होता है, खराबी के कारण पाया जाता है ना। थायराइड, आपको बहुत आदमी को सुने हो कि इसको थायराइड हो गया, इसका थायराइड हो गया है, शरीर भारी हो जाता है, एकदम फैल जाता है। ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। इसको जो है हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन ग्रंथि कर रहा था? तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, TSH हार्मोन जो था, यहाँ पे हम लोग थायराइड ग्रंथि को क्या कर रहा था, स्रावित करने के लिए प्रेरित कर रहा था? पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि हम लोग देखे थे। चलिए आगे देखते हैं थायरोक्सिन के क्या कार्य हैं। थायरोक्सिन का क्या कार्य है सबसे पहले तो देखिए, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है। कोशिका का श्वसन जो है हम लोग का शरीर में जितना भी कोशिका है सबको क्या करता है, इसका सांस लेने की दर को क्या करता है, तेज करेगा। जब कोशिका सांस ज़्यादा लेगा तो हम लोग का शरीर एक्टिव रहेगा, है ना, एनर्जी में ज़्यादा मिलेगा हम लोग। तो यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डी, वाल इत्यादि इस सब के लिए, विकास के लिए अनिवार्य है। शरीर की सामान्य नेचुरल वृद्धि के लिए और हड्डी उड्डी के लिए, इस सब के लिए, बाल लिखा है ना, हाँ, बाल इत्यादि के लिए बहुत ज़रूरी होता है थायरोक्सिन। तो वही हम बता रहे थे, इसी जो है थायराइड की कमी से क्या हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, शरीर थोड़ा भारी होने लगता है, शरीर क्या होता है, भारी होता है, मोटा होने लगता है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। देखिए, जो जनन अंग होते हैं, जो भी हमारा हो गया मेल या फीमेल, तो जनन अंगों का जितना भी होता है सामान्य कार्य, जो नॉर्मल कार्य होता है, इसकी सक्रियता पर आधारित रहता है। ये सक्रिय रहेगा तभी जाके क्या रहेगा, वो भी एक्टिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन नियंत्रित करता है। ये जो पीयूष ग्रंथि हम लोग देखे थे, मास्टर ग्रंथि, उसी के हार्मोन के साथ ये मिलता है। मिलने के बाद ये जल का संतुलन भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन सा ग्रंथि? तो यही थायराइड ग्रंथि, जो उसको बोलते हैं हम लोग आउटू ग्रंथि, जो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ने का कार्य करता है। तो अब देखिएगा, थायरोक्सिन की कमी हो जाएगा शरीर में तो कौन सा क्या कारण होगा? तो देखिए यहाँ पे, तो जड़ मानवता, जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म, क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, यह रोग जो होता है ना बच्चों में होता है थायरोक्सिन की कमी से, जड़ मानवता। वैसे तो महिला में बताए थे आपको, लेकिन ये तो बच्चों में भी हो रहा है। और इसमें बच्चा का जो मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है वो अवरुद्ध हो जाता है। मतलब दिमाग का जो है, दिमाग का मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। दिमाग उसका भोदा हो जाएगा, है ना, शरीर भी उसका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा में है मैक्सिडमा। मैक्सिडमा तो जड़ मानवता और मैक्सिडमा जो है सबसे पहले किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। और ये थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो थायराइड हार्मोन छोड़ता है, गला में जो होता है, ध्यान में रखिएगा। तो मैक्सिडमा क्या कर रहा है, देखिए, यौनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है। उपापचय मतलब वही जो है संचलन, चलना जो है, यौनावस्था में जितना भी रोग होता है, उपापचय जो उपापचय जो भली भांति नहीं हो पाता है, ठीक ना, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। इससे हृदय का जो स्पंदन है, धड़कना, और रक्त ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक ना। तो मैक्सिडमा जो है किस में होता है, यौनावस्था के समय में होता है, ठीक ना। और जड़ मानवता किस में होता है, बच्चों में होता है। किसकी कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये थायरोक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। अब एक और देखते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। क्या है ये हाइपोथायराइडिज्म? तो लंबा समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण, वही थायरोक्सिन के हार्मोन के कारण यह रोग होता है। अगर लंबा समय तक ये हार्मोन आपके शरीर में नहीं निकल रहा है तो आपको ये बीमारी हो जाएगा, जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाएगा। नॉर्मल जो आप जन्म लेने वाले जो कार्य करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, जो जन्म लेने वाले कार्य करेंगे, ये जो है इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य क्या हो जाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा बहरा भी हो जाता है। बताइए, एक थायरोक्सिन जो है कितना खतरनाक है, इसकी कमी से क्या हो जा रहा है,
तो ये जनन कार्य तो आपका नहीं कर पाइएगा, साथ में आप कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य जो होता है गूंगा भी हो जाएगा और बहरा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूंगा के साथ साथ बहरा भी हो जाएगा। इसको सोच सकता है कि एक हार्मोन की कमी की वजह से हम गूंगा हो जाएंगे, बहरा हो जाएंगे? बताइए। तो ये थायरोक्सिन इतना पावरफुल है, जो थायराइड हार्मोन निकलता है, जिसका नाम हिंदी में क्या है? ऑप्टो ग्रंथि है। ध्यान में रखिएगा, इसकी कमी से कौन कौन सा बीमारी हो गया? तो जड़ मानवता हो गया बच्चों में, मैक्सिडमा हो गया, यौनावस्था में होने वाला जितना भी भली भांति कार्य नहीं हो पाता है, हृदय स्पंदन, रक्तचाप कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया जो अभी हम देखे थे, जनन कार्य नहीं कर पाइएगा, कभी कभी रोग के कारण मनुष्य गूंगा बहरा भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। घेंघा सबसे ज़्यादा सुना होगा आप लोग, घेंघा है ना, गर्दन में होता है तो घेंघा सबसे ज़्यादा। देखिए भोजन में जो है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। भोजन में अगर आयोडीन आप नहीं ले रहे हैं ना, तो इससे आपको घेंघा नामक बीमारी हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, गलवा आपका क्या हो जाएगा? पूरा फूल जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, आकार में क्या होता है? बहुत वृद्धि हो जाता है। गलसुआ नहीं समझिएगा, गलसुआ दूसरी चीज़ है। ये थायराइड ग्रंथि जो होता है उसका आकार क्या हो जाता है? बहुत वृद्धि हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसको बोल देते हैं घेंघा बोल देते हैं। गर्दनिया खाली अगवा का फूलेगा, गलसुआ में तो खाली गलिया फूलता है, वो दूसरा चीज़ है। घेंघा हो जाता है जिसका गर्दन फूल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब भी थायरोक्सिन के ही कमी के कारण होता है। 4 गो हम लोग कमी देखे थे, जड़ मानवता, मैक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म और घेंघा, देखे ना। अब देखते हैं थोड़ा सा थायरोक्सिन के अधिक में होने वाला रोग। अधिक माने ज़्यादा, देखिए कम तो हो रहा है उसका अलग बीमारी है, और ज़्यादा हो गया उसका अलग बीमारी है। तो टॉक्सिक ग्वाइटर, ग्वाइटर भी गर्दने में शायद होता है, लग रहा है हमको सुनने में। तो टॉक्सिक ग्वाइटर देखिए, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर भी तेज हो जाता है। इसमें हृदय गति आपका जो है ब्लड, हृदय गति का, हृदय का धड़कना तेज हो जाएगा टॉक्सिक ग्वाइटर में, ठीक ना। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा एकदम। श्वसन दर, सांस जल्दी तेज़ी में सांस लेने लगिएगा, जिसको बोलते हैं क्या हो गया? इसको टॉक्सिक ग्वाइटर हो गया। इसका मतलब आपको थायरोक्सिन ज़्यादा मात्रा में आपका शरीर छोड़ दिया है। आपका जो है ऑप्टो ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जो है क्या छोड़ दिया है? ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक थायरोक्सिन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ दिया, जिसके वजह से आपको क्या हो गया है? तो टॉक्सिक ग्वाइटर हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेलिमा। क्या बोलते हैं? एक्सोप्थेलिमिया। एक्सोप्थेलिमिया जो होता है ये भी ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन छोड़ने के कारण होता है। तो इस रोग में आँख जो होता है ना, फूल के बाहर आ जाता है, नेत्र के बाहर आ जाता है, निकल के लटक जाता है, ठीक ना। बताइए कितना भयानक लगेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिया। एक्स का मतलब, एक्सो मतलब हो गया बाहर निकलना, एक्सो मतलब हो गया नहीं कि कोई भी चीज़ बाहर होता है एक्सो, और इन मतलब होता है अंदर, तो एक्सो मतलब होता है बाहर। तो एक्सोप्थेल्मिया का हो गया, इससे लोग आँख का फूल कर क्या होता है? बाहर निकल, नेत्रकोट से बाहर निकल जाता है। ये थायरोक्सिन के अधिकाय के होता है कि कमी से होता है? तो ये अधिकाय से होता है, थायरोक्सिन के ज़्यादा छोड़ने की वजह से हो जाता है, ठीक ना। 2 गो छोड़ देखे थे हम लोग, कौन कौन सा जिसके वजह से थायरोक्सिन ज़्यादा छोड़ने से बीमारी हो रहा था? तो पहला टॉक्सिक वाइटर देखे थे, ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन छोड़ने से हो रहा था। दूसरा हाइपोथैलेसीमिया, कौन सा? सॉरी एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया जो है और टॉक्सिक वाइटर, ये दोनों का दोनों जो है वो थायरोक्सिन के ज़्यादा मात्रा में छोड़ने से होता है ये बीमारी, ठीक ना। हम लोग देख चुके थे कौन कौन सा बीमारी में कौन कौन सा क्या हो रहा है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा देखते हैं पैरा ऑटो ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो वो था ऑटो ग्रंथि जिसको बोलते थे थायराइड, इसमें लग गया पारा, इसमें लग गया पारा, दोनों में है ना, हिंदी इंग्लिश। तो ऑटो ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड और पैरा ऑटो मतलब पैराथायराइड ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यह गला में ऑटो ग्रंथि जो होता है थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड है ना आपका, थायराइड ग्लैंड ओकरे पीछे यही बसल रहता है पराऑटो ग्रंथि, इसीलिए दोनों का नाम हुआ क्या है? एक जैसा मिलता जुलता है। तो ध्यान में रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के पीछे एगो है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक ना। इसके 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम है? पैराथायराइड हार्मोन। तो इसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। देखिए यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में, मतलब खून में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। आपका शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो ये जो है पैराथायराइड हार्मोन क्या छोड़ने लगेगा? पैराथायराइड हार्मोन जो है छोड़ने लगेगा, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक ना। अब पैराथायराइड हार्मोन छोड़ने लगेगा, ध्यान रखिएगा। जब क्या हो जाएगा? आपके खून में कैल्शियम की कमी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो खून में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन छोड़ता है, कौन सा ग्लैंड? तो जो है पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड हार्मोन छोड़ने लगता है जब खून में क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी हो जाता है। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ग्लैंड कहाँ पे रहता है? तो जस्ट आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे ही रहता है ये, इसीलिए इसका नाम उसलिए पड़ा है पैराथायराइड ग्लैंड। अब आगे देखते हैं हम लोग, कितना है जी, बाप रे अभी तो ढेर है। अच्छा कोनो बात नहीं है, आगे देखते हैं, ख़त्म तो करिए छोड़ेंगे। कैल्सीटोनिन,
यह जब रुधिर में, खून में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, वहाँ पे देखे थे कमी देखे थे जिसको हम लोग बोलते थे, और यहाँ पे देख रहे हैं अधिक। तो खून में अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन में कैल्शियम को छोड़ना, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गया, अधिक हो गया है, तो कैल्सीटोनिन छोड़िए। अब देखिए, अर्थात पारा आउटुक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। मतलब कि पारा आउटुक जो ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्लैंड, जब क्या होता है, हार्मोन जो होता है कब निकलता है, जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा निकलने लगता है शरीर में, तब ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है छोड़ने लगता है, ठीक ना। कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए पारा आउटुक ग्रंथि के बारे में। पैराथायराइड हार्मोन जो छोड़ रहा था ये कैल्शियम की कमी के कारण, और कैल्सीटोनिन क्यों छोड़ रहा था, जब खून में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो रही थी तो उसको कम करने के लिए छोड़ रहा था। दोनों के दोनों कौन छोड़ता है, तो पैराथायराइड का ग्लैंड का काम है ये, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा थाइमस ग्लैंड देखते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या है और कहाँ पे ये पाया जाता है, देखिए। तो सबसे पहली बात, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी माने शरीर के ये अंदर श्रावण करता है, छोड़ता है, जो भी है बाहर नहीं छोड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। बक्षीय गुहा, थ्रोसिक थ्रो थोरैसिक कैविटी में उरोस्थ, जिसको स्टर्नम के पीछे ये श्वास प्रणाली जो ट्रैकिया होता है उसके विभाजन के स्तर पर यह स्थित एक लिम्फॉइड अंग होता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, तो आपका जो ट्रैकिया है ना, जो यहाँ पे आपका मान के चलिए छाती है, छाती के बीच में हमारा सांस लेने का जो है ट्रैकिया जो गया है, जहाँ से सांस लेते हैं हम लोग नाक से, ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा में जाता है, वही ट्रैकिया पे ये जो पाया जाता है थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्लैंड। और स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम के पीछे श्वास नल प्रणाली में ट्रैकिया में विभाजन के स्तर पर यह क्या करता है, लिम्फोलाइड का अंग ये होता है। इसमें दो खंड होते हैं जो कि संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। किससे, संयोजी ऊतक की परत से जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोनॉइड्स मौजूद होते हैं। इसमें बाहर की ओर क्या होते हैं, तो कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है, बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये रस ग्लैंड दोनों छतिया के फेफड़ावा के बीचवा में है थाइमस ग्लैंड, देख रहे हैं ना। चलिए, तो वही कह रहा है कि इसमें बाहर की ओर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है, बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है। इसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं तथा अंदर मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम हो रहती है। एक कोशिकाओं के गुच्छ, जिसे लथाइमिन या फिर हैसल्स कोशिकाएं कहते हैं, ये भी रहते हैं। यह ग्रंथि जो होता है उम्र के अनुसार क्या होता है, अलग अलग आकार का होता है। जैसा उम्र रहेगा वैसा ये आकार के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो जब तक ये बच्चा की उम्र में रहेगा, तो 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक वो यह बढ़ती रहती है। मतलब 0 से लेकर 2 साल तक ये बढ़ते रहता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये सिकुड़ने लग जाता है। क्या होता है, छोटा होने लग जाता है। इसलिए इसको वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाया जाता है। जब आदमी बड़ा हो जाता है, समझिए कि उसमें ये थाइमस ग्रंथि खत्म हो चुका है। क्या होता है, सिकुड़ गया है, सिकुड़ के वो खत्म हो चुका है। थाइमस ग्रंथि के थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होता है। थाइमोसिन किस कौन छोड़ता है, यही थाइमस ग्रंथि जो हम लोग कहाँ पे देखे, दोनों फेफड़वा के बीच में देखे थे, जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करता है। यही थाइमस नामक पेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, मुख्य रूप से टी कोशिका का निर्माण करता है। यह कोशिका जो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, है ना। प्रतिरक्षा प्रणाली तो समझ ही रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है जिसको, इसकी खास भूमिका निभाता है ये थाइमस ग्रंथि। इस ग्रंथि में स्रावित होने वाला स्राव को प्रभाव जो होता है वो जनन इंद्रिय जो होते हैं, जितना भी जन्म देने वाले इंद्रिय होते हैं, उसके विकास और यौवन के आरंभ पर पड़ता है। समझ रहे ना, थाइमस ग्रंथि को हल्का में नहीं लेना है। हड्डियों के विकास होने तक ये अनेक उनके विकास पर भी नियंत्रण रखता है। तो ज़्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो ये हम लोग को कहाँ पे देखने को मिला, तो इंद्रिया पे ये विकास करता है यौवन के समय में। यौवन जब शुरुआत होता है, बालक चाहे बालकी में, बालकी में वही, तो इंद्रिया के विकास हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर क्या करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। कब तक उसको विकास करवाना है, कब तक उसको विकास मतलब रोक देना है। तो जवान में जब तक ये काम करता है, जब आदमी और एडल्ट हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो जवानी को ये बनाए रखने के लिए स्पेशल ये थाइमोसिन जो हार्मोन है, ये थाइमस ग्रंथि छोड़ता है ना। तो देखिए, ये जवानी के लिए बढ़िया चीज़ है।
शरीर से एडल्ट होता है धीरे धीरे, जो बच्चा जो होता है किशोरावस्था में जब प्रवेश करता है तब ये एक्टिव ज़्यादातर देखने को मिलता है। वैसे ये बढ़ता कब तक है, तो 1 से 2 साल तक ये बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, 0 से 2 साल तक ये बढ़ता है। उसके बाद ये सिकुड़ना काम कर सिकुड़ने लगता है, और एडल्ट होते होते ये सिकुड़ जाता है पूरा एकदम, है ना। और ये रहता है कब तक, तो किशोरावस्था तक रहता है, जब तक शरीर जो है शुरुआत करता है शरीर विकसित होना। अधिवृक्क जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है, वृक्क मतलब किडनी, किडनी के ऊपर होता है दोनों तरफ। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना रहता है। आप ज़्यादा टेंशन में हो जाइएगा तो ये हार्मोन निकालने लगेगा आपको आराम करवाने के लिए। नहीं आराम करवाने के लिए नहीं, डेंजर वाला है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इससे निकलने वाला हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा गया है, ठीक ना। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं अधिवृक्क, वृक्क लगा है ना, वृक्क मतलब किडनी, किडनी के ऊपर होता है ये दोनों, अधिवृक्क नाम है इसका। एड्रिनल ग्लैंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसको बोलते हैं, इसमें हार्मोन जो छोड़ता है ना, इसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। क्यों, क्योंकि जब आपको खूब किसी झगड़ा वगड़ा देखते हैं, झगड़ा वगड़ा होता है तो एकदम मन करता है कि अभी इसको मार के फाड़ दे, जो कर दे भाई कर दे। ये सब कहाँ से इतना जल्दी जोश आ जाता है एकदम गुस्सा में, यही हार्मोन छोड़ता है एड्रिनल ग्लैंड जो है, लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन छोड़ने लगता है। वही कुछ 1 घंटा के बाद वही जब आदमी ठंडा जाता है तो होता है क्या झूठ मूठ का झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा ही होता है ना जी। तो यही ग्लैंड जो उस टाइम क्या हार्मोन छोड़ने लगता है अपना, लड़ो और उड़ो वाला। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग होता है कोर्टेक्स और दूसरा होता है अंदरूनी भाग जिसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक ना। तो इसका 2 भाग देख लिए, कोर्टेक्स और मेडुला, ठीक ना। किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, जो कहाँ पे होता है, किडनी के दोनों ऊपर हिस्सा में छोटा छोटा होता है, मटर के दाना बराबर। अब दोनों देखते हैं कोर्टेक्स और क्या है हमारा मेडुला, इसके बारे में। तो देखिए कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन एवं उसके कार्य। कोर्टेक्स कहाँ पे, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा था, अधिवृक्क से। ग्लूकोटिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके जो उपापचय इसको नियंत्रित करने का काम करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क जो है, वृक्क किडनी के नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों की मात्राओं को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक ना। लिंग हार्मोन देखिए C नंबर पे कह रहा है, सेक्स हार्मोन, या बाह्य लिंग वालों के लिए, बाह्य जो लिंग वालों के आने का प्रतिमान और यौन आचरण के नियंत्रित करता है। इसका लिंग क्या होता है, शुरुआत होता है, लिंग आना कहने का मतलब जिसका जो है यौन शुरुआत होता है, यौन आना, है ना, जवानी जिसको बोलते हैं। तो प्रतिमान या यौन आचरण को नियंत्रित करने का काम करता है लिंग हार्मोन। सेक्स हार्मोन ये छोड़ता है कौन, यही एड्रिनल ग्लैंड छोड़ता है। अब देखते हैं कोर्टेक्स के बारे में तो हम लोग देख लिए ना, कोर्टेक्स के निकलने वाले ये सब हार्मोन था और उसका कार्य क्या क्या था। 3 हार्मोन देखे थे हम लोग, तीनों का कार्य भी देख लिए हम लोग, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को उपापचय को नियंत्रित कौन करता था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता था। और जो है वृक्क नलिका जो हो गया, किडनी का नलिका, इनको लवण, और जो लवण जो है पुनः अवशोषण और शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं को नियंत्रित, मतलब कि नमक की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कर रहा था मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल मतलब क्या हो गया, वही सब नमक हो गया। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स किसका करता था, तो नमक का मात्रा को नियंत्रित करता था। लिंग हार्मोन देखने किए थे, बाह्य लिंग वालों के लिए क्या था, एक यौन आचरण के लिए नियंत्रित करने का काम कर रहा था। ये तीनों के तीनों कौन सा था, तो हम लोग था ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स का जो हम लोग देखे थे कोर्टेक्स। तो ये कोर्टेक्स का भाग था पहला, एड्रिनल ग्लैंड्स में 2 था, बाहरी भाग कोर्टेक्स और अंदरूनी भाग मेडुला। जिसमें से ये बाहरी भाग जो कोर्टेक्स है उसमें का ये तीनों पार्ट हम लोग अभी देखे थे। अब इसको थोड़ा नोट में भी पढ़ते हैं कोर्टेक्स के बारे में। तो जीवन में नितांत आवश्यक है यह, जीवन में क्या है ये एकदम ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है देखिए, तो यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा ना, तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। बताइए इतना छोटा चीज़ है मेडुला, कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स इतना है ज़रूरी, क्योंकि 1-2 सप्ताह में क्या हो जाता है, आदमी मर जाएगा। इसके विकृति हो जाने पर, मतलब ख़राब हो जाने पर, उपापचयी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी और इस रोग की एडिशन रोग या फिर एडिशन्स डिजीज कहते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, एडिशन्स रोग हो गया आपको। तो कोर्टेक्स अगर हटा दिया जाए आपके शरीर से, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है आपको, 1-2 हफ्ता में मौत हो जाएगी।
और कौन सी बीमारी से? एडिसन नामक रोग की बीमारी से हो जाएगा ये। तो कॉर्टेक्स नामक चीज़ से कौन सा बीमारी होता है? कॉर्टेक्स को हटाने से एडिसन नामक रोग की बीमारी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? तो आपके अंदर जो उपापचयी प्रक्रम चल रहा है सबका क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक ना, बताइए कितना ज़रूरी है। अब दूसरा हम लोग देखे थे मेडुला। कॉर्टेक्स तो देख लिए हम लोग, कॉर्टेक्स में 3 वो देख लिए थे, 3 गो पार्ट था। ठीक ना, अब तीनों के बारे में कार्य भी देख लिए थे। अब देखते हैं मेडुला के बारे में। क्या? मेडुला के बारे में चलिए देखते हैं मेडुला के बारे में। स्रावित हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनेलिन या और नॉर एपिनेफ्रिन। तो सबसे पहले दो को देखिए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये एपिनेफ्रिन है, इसी का अन्य नाम है एड्रीनेलिन। क्या नाम है? एड्रीनेलिन किसका नाम है? एपिनेफ्रिन का नाम है। तो दो हो गया, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक ना, तो एपिनेफ्रिन बस बोल देते हैं हम लोग, एड्रीनेलिन हार्मोन को भी बोल देते हैं एपिनेफ्रिन। तो दो को याद रख लीजिएगा। मेडुला कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, और नॉर एपिनेफ्रिन का अन्य नाम एगो हो गया नॉर एड्रीनेलिन। तो इसका अन्य नाम हो गया एड्रीनेलिन और इसका अन्य नाम हो गया नॉर एड्रीनेलिन। ध्यान रखना है, 4 को नहीं समझना है। ठीक ना, इसका अन्य नाम हो गया ये वाला, इसका अन्य नाम हो गया ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो दोनों क्या है? अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलमिनस कह देते हैं। इन्हें क्या कह देते हैं? दोनों को मिला दिया जाएगा, मिला के एक ही साथ क्या बोल दिया जाएगा? कैटेकोलमिनस। कैटेकोलमिनस में कौन कौन सा आ जाएगा हार्मोन? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ये दोनों को मिश्रित रूप को क्या बोल देंगे हम लोग? कैटेकोलमिनस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कैटेकोलमिनस। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेज़ी से स्रावित होने लगता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति रहेगा, इमरजेंसी वाला बात रहेगा एकदम, और क्या बोलते हैं, दबाव वाला बात रहेगा, जिस तो क्या हो जाएगा, ये हार्मोन अपने से निकल जाता है। ठीक ना, मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला तो अपना क्या होता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ने लगता है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? आपातकालीन हार्मोन बोल देते हैं। ठीक ना, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में यह छूट जाता है। और युद्ध के समय हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट हार्मोन। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लाइट हार्मोन भी बोल देते हैं। युद्ध हो गया मान के चलिए किसी से, तो एकदम उसमें क्या रहेगा? हार्मोन आपका छूट निकलने लगेगा मेडुला के द्वारा से। मेडुला के द्वारा से कौन सा हार्मोन निकलने लगेगा? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगेगा। देखिए दूसरा से कौन कौन सा होता है। तो यह हार्मोन सक्रियता, आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, ये सब बढ़ाता है। ठीक ना, एकदम आपका क्या हो जाएगा? जब हार्मोन निकलने लगेगा तो आँख की पुतली एकदम फैल जाएगा, एकदम रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो जब आपको डर लगेगा तभी नहीं ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। जब डर लगता है तो आँख एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है, रोंगटा खड़ा होने लगता है, पसीना एकदम तर पर छूटने लग जाता है। ठीक ना, तो ये सब इसी कारण होता है। दोनों हार्मोन जो होता है हृदय की धड़कन और हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर, सांस लेने की दर को बढ़ाते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं? हृदय की धड़कन को तेज करने का काम करते हैं, हृदय संकुचन को क्षमता को बढ़ा देते हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ना फैलना, और श्वसन दर जो है सांस लेने की दर को भी ये बढ़ा देते हैं, दोनों हार्मोन। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मतलब ग्लूकोज मतलब वही शुगर वाला जो है, ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये लिपिड तथा प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित कर देते हैं। लिपिड और प्रोटीन के विखंडन मतलब उसको बांट देते हैं, तोड़ के क्या कर देते हैं? विखंडन को प्रेरित करते हैं ये। ठीक ना, और देखिएगा जो एपिनेफ्रिन है, ये जो है हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता करता है। अगर हृदय का जो धड़कन है एकाएक क्या होता है? रुक जाए, उसको फिर से चालू करने का काम करेगा यही एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन तो बढ़िया हार्मोन हमको दिख गया है ना। स्पंदन को रुक जाएगा अगर आपका हृदय, उसको फिर से सही चालू करने के लिए सही होता है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन हम लोग के लिए ज़रूरी है। ये कौन छोड़ता है? कौन सा ग्रंथि? तो ये हमारा मेडुला छोड़ता है। मेडुला छोड़ता है। कौन छोड़ता है? मेडुला छोड़ता है। मेडुला किसका भाग था? थाइमस ग्रंथि का भाग था ना जी, सॉरी अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड का भाग था। किसका भाग था? जिसको बोलते थे लड़ो और उड़ो हार्मोन। इसमें से कॉर्टेक्स था और क्या था? मेडुला था। ध्यान रखिएगा, ये अधिवृक्क जो है किडनी के ऊपर होता है, ये दोनों इसी के हार्मोन का भाग था। कॉर्टेक्स तो हम लोग 3 को देख लिए थे, मेडुला में हम लोग 2 को देखे थे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसमें से एपिनेफ्रिन जो था वो बढ़िया था हार्मोन,
जो क्या करता था, हृदय को फिर से चालू करने के लिए काम में आता था। आगे देखते हैं उत्तेजना के समय, उत्तेजना जब ज़्यादा आपके पास रहे तो एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। मतलब कि जब आप क्रोध में रहिएगा, पूरा किसी से झगड़ा हो रहा होगा, भय हो, चाहे डर लगे या फिर कोई खतरा का चीज़ देखे, तो आपके पूरा एक्टिव नहीं हो जाइएगा एकदम। तो वही जो होता है उत्तेजना के समय क्या होता है, यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है। ये स्तनधारी जितना भी हो गए हम लोग सब तो स्तनधारी ना है, जितना भी जीव जंतु हैं जो स्तन वाला जो होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो जितना भी यह स्तनधारियों के हार्मोन क्या होते हैं, ये हृदय स्पंदन को ये तेज कर देते हैं। क्या करते हैं, हृदय मतलब हृदय की धड़कन को तेज करने का काम करता है। कौन सा, यही एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं जिसको, या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोल देते हैं। इसी को ना एड्रेनलिन बोलिए या फिर एपिनेफ्रिन बोलिए, सेम एक ही बात हुआ। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा जनन ग्रंथि बोलिए, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। जनन ग्रंथि जो होता है, जन्म देने वाला जो ग्रंथि होता है, जो मेल का हो गया चाहे फीमेल का हो गया, जिसको बोलते हैं जनन ग्रंथि। तो उसमें पहला अंडाशय के बारे में देखते हैं, जो महिला में होता है, ओवरी बोलते हैं, है ना, ओवरी। तो इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है अंडाशय में। पहला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, तो महिला का हार्मोन है ये, और ये कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन ये किसका हार्मोन है, ये भी महिला का है। फिर उसके बाद रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन ये भी किसका हार्मोन है, महिला का हो जाएगा। उसके बाद ब्रिसण, टेस्टिस जो हो गया, ये भी किसका हार्मोन है, तो महिला का हार्मोन है ना। सॉरी, टेस्टिस तो मेल का हार्मोन है। देखिए कहाँ पढ़ते पढ़ते निकल गए हम दूसरा लाइन में। वृषण जो होता है, वृषण तो टेस्टिस को बोलते हैं ना, जो अंडा जैसा होता है मेल में। तो इसमें निकलने वाले हार्मोन, चलिए लाइन से देखते हैं, अभी तो छोड़ क्यों नहीं पढ़ना है। देखिए एस्ट्रोजन के बारे में देखते हैं। यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। किसको, अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करने का काम करता है एस्ट्रोजन। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। स्त्री में क्या होता है, यौन अभिलक्षण, जो लक्षण आता है, यौन लक्षण जो है, मतलब कि युवावस्था यौनावस्था में नहीं आता है, जो लक्षण आने लगता है, वही लक्षण का विकास करने का काम कौन करता है, यही एस्ट्रोजन करता है। जैसे हम लोग जो है मेल है, मेल में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो मेल को मेल बनाता है। अगर वो नहीं छूटे तो मेल अपना मेल वाला जो हरकत है छोड़ के क्या करने लगेगा, फीमेल जैसा हरकत करने लगेगा। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल बनाता है, वैसे ही एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल को फीमेल बनाने का काम करता है। तो ये सब ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन जो देखते हैं महिलाओं में कैसा आता है, उस सब में अलग तरह का एक्टिविटी होने लगता है ना। तो एस्ट्रोजन के हार्मोन से होता है, वैसे ही मेल में मेल वाला हार्मोन्स की क्या होता है, मेल का एक्टिविटी होने लगता है। अब देखिएगा प्रोजेस्टेरोन, क्या लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन। यह एस्ट्रोजन से सहयोग करके स्तन वृद्धि करने में सहायता करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये एस्ट्रोजन से क्या करता है, इससे ऊपर वाला जो एस्ट्रोजन है उससे सहयोग करता है, सहायता लेता है। और सहायता लेने के बाद स्तन में क्या करता है, वृद्धि करता है। स्तन समझ रहे हैं ना आप लोग, तो स्तन में क्या करता है, ये वृद्धि करने का सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वृद्धि करने का सहायता करता है। जब माँ गर्भवती हो जाती है उसके बाद ये ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, स्तन में वृद्धि होने लगता है ना। अब आता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए गर्भावस्था में यह अंडाशय गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है। कहाँ कहाँ, अंडाशय गर्भाशय के ऊपर अपरा में अवस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक जो है सिम्फैसिस को मुलायम करता है, और यह गर्भाशय ग्रीवा जिसको बोलते हैं उसको चौड़ा करने का काम करता है, ताकि बच्चा क्या हो जाए, आसानी से पैदा हो सके, है ना। तो रिलैक्सिन जो है ये भी हार्मोन ज़रूरी होता है, जिसके लिए क्या होता है, तो जो होता है ऊपर का जो गर्भाशय को चौड़ा करने का काम करता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय रिलैक्स मतलब नहीं होता है, रिलैक्स रहिए, आराम से बच्चा पैदा करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन छोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए किसी में नहीं निकल रहा है तो उसको बाहर से भी सुइया लगवाया जाता है रिलैक्सिन हार्मोन का। तो नेचुरल जो होता है वो सही रहता है, जो भी चीज़ें नेचुरल होता है ना जी। तो ध्यान में रखिएगा हम लोग, ये हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, मुलायम करने का काम करता है। थोड़ा देखते हैं वृषण के बारे में देख लेते हैं, जो कि हम लपेटा में आ गए थे, गलत बोल दिए थे इसको। तो देखिए इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो मेल में होता है, और ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन का एवं यौन आचरण के प्रेरित करता है। ये मेल में होता है, टेस्टिस जो होता है ना, जिसको वृषण बोलते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और जिसको पुरुष में ये जो है पुरुषत्व को बनाए रखने में के लिए ज़रूरी होता है। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही तक था, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी तक हम लोग बने रहिएगा, क्योंकि अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है नीचे, क्योंकि ये हम लोग को पढ़ना अभी बाकी है। इसको ख़त्म करने के बाद कंप्लीट करेंगे, है ना। तो लगभग कितना देर हो गया, 1:43 हो गया। इसको 10 मिनट में पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए।
तो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाश स्थल, तो देखिएगा द टाइम्स, क्या लिखा हुआ है, द टाइम्स किसका प्रकाश स्थल है जी, तो लंदन में जो टाइम्स से शुरुआत हुआ था सबसे पहले कहाँ पे, लंदन में। द टाइम्स किसका है, लंदन का है। समाचार पत्र किसका है, लंदन का है। लंदन का एक और है जिसको नाम है डेली मिरर। क्या नाम है, डेली मिरर। तो दो है लंदन में, ध्यान रखिएगा। लंदन में एक और आ गया गार्जियन, क्या नाम है, गार्डियन। एक और है डेली मेल। तो 4 गो, एक और है इंडिपेंडेंट। अरे 5 गो मिल गया लंदन में। एक और है फाइनेंशियल टाइम्स, वाह 5 गो मिल गया। और है जी, 5 गो तो मिल गया। और 5 को एक साथ देखेंगे तब ना ध्यान में रहेगा। तो 5 को बोलिए एक साथ, ठीक ना, बोलिए मेरे साथ कि द टाइम्स हो गया, डेली मिरर हो गया, डेली मेल हो गया, गार्जियन हो गया, गार्डियन को गार्जियन बोलिए। और कौन सा देखे थे हम लोग, हाँ फाइनेंशियल टाइम। और कौन सा, इंडिपेंडेंट। ये सब जो है 6 गो देख लिए हम लोग, जो कि कहाँ पे, कहाँ का समाचार पत्र है, तो लंदन का समाचार पत्र है। जाहिर सी बात, उस समय लंदन फेमस था ना, जब आपको ही पता था लंदन उस समय लंदन हुआ करता था, उस समय बहुत सारा समाचार पत्र का उद्घाटन किया गया था। तो द टाइम, डेली मिरर, गार्जियन, डेली मेल, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब कहाँ का है समाचार पत्र, लंदन का समाचार पत्र है। कहाँ का समाचार पत्र है, लंदन का समाचार पत्र है। द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल, गार्जियन, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी लंदन का है और फाइनेंशियल टाइम्स भी कहाँ का है, लंदन का ही है। कहाँ का है, लंदन का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ली फिगारो, ली फिगारो किसका है थी, पेरिस का है। ली फिगारो किसका है प्रकाश स्थल समाचार पत्र का, तो पेरिस का प्रकाश स्थल का ये, वहाँ से ये समाचार पत्र को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ली फिगारो, क्या नाम है, ली फिगारो, क्या नाम है, ली फिगारो। इजवेस्तीना, इजवेस्तिया जो है ये मास्को का है। किसका है, मास्को का है इजवेस्तिया। इजवेस्तिया किसका प्रकाश स्थल है, जो समाचार पत्र है, तो मास्को का समाचार पत्र है इजवेस्तिया। मास्क लगा के क्या कर रही है, तो बेच रही है। क्या कर रही है, इजबेस्तिया, इजबेस्तिया मतलब मास्क लगा के क्या कर रही है, तो बेच रही है समाचार। क्या कर रही है, मास्क लगा के समाचार बेच रही है। पैर, पेरिस, पेरिस से याद करिएगा, पैर में फिगर, फिगर पैर में फिगर मतलब पैर का फिगर ऐसे करके। ली फिगर, ली मतलब लेग, लेग मतलब पैर। देखिए यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। ली मतलब लेग, पैर मतलब पेरिस, लेग पेरिस, लेग पैर, लेग पैर, लेग मतलब पैर, ऐसे करके। लंदन वाला तो याद हो गया, मास्को वाला बताइए दिए। मास्क पहन के क्या बेच रही है, तो समाचार बेच रही है, बेचती है, बेचती है मतलब बेच रही है। डॉन, कराची का तो आपको पता ही होगा, डॉन कहाँ है, कराची का है, पाकिस्तान का, वहाँ का है, ये है सब डॉन अपने में बनता रहता है सब। द आइलैंड जो कोलंबो का है, कहाँ का है, द आइलैंड कोलंबो, कोलंबो है ना, आइलैंड कोलंबो, कोलम, कॉलम द आइलैंड। ध्यान रखिएगा, कॉलम, कॉलम से याद रखिएगा कलम। कलम हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, आई जैसा दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग को रिलेट करिएगा। आइलैंड का है किसका है समाचार पत्र, कोलंबो का है किसका है, कॉलम का है किसका है, कोलंबो का है किसका है, कॉलम का है, ऐसे याद रखिएगा। ईस्टर्न सन, ईस्टर्न सन सिंगापुर का है, किसका है, ईस्टर्न सन सिंगापुर का है, ईस्टर्न सन है ना। तो सन से याद रखिएगा सिंगापुर, सन से सिंगापुर, सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन सिंगापुर। अल अहरम, क्या लिखा हुआ है, अल अहरम जो है काहिरा का है। कहाँ किसका है, काहिरा का है अल अहरम। अल अहरम किसका है, काहिरा का है अल अहरम है ना। काहिरा, अहरम हरा दिया मतलब हीरा जो था उसको हरा दिया, हरा दिया मतलब घुमा दिया। तो अल अहरम, हरा दिया मतलब हीरा को क्या किया, घुमा दिया। हरम, हरम मतलब भूला, अहरम, हरम मतलब घुमा दिया। आहिरा, काहिरा है ना। मर्डेका, मर्डेका का हो जाएगा जकार्ता है ना, जकार्ता, जकार्ता का मर्डेका क्या हो जाएगा, जकार्ता का है समाचार पत्र किसका है, जकार्ता का है, मर्डेका, जाकार्ता, मर्डेका, जाकार्ता। इसमें भी का लगा है, इसमें भी का लगा है, ठीक ना, दोनों में का लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मर्डेका जकार्ता, मर्डेका जकार्ता, मर्डेका जकार्ता। चलिए आगे देखते हैं। वाशिंगटन का तो वाशिंगटन हो जाएगा, द हिंदू हो जाएगा चेन्नई में। द हिंदू कहाँ पे, चेन्नई। एक यही है इंडियन जो है द हिंदू, कहाँ से किया गया था शुरुआत, चेन्नई से किया गया था। द हिंदू कहाँ से शुरुआत किया गया था, चेन्नई से किया गया था। स्टार जोहान्सबर्ग, क्या हो जाएगा, स्टार का हो जाएगा। स्टार समाचार पत्र किसका था, जोहान्सबर्ग से था। किसका था, जोहान्सबर्ग से था। किस कहाँ से, जोहान्सबर्ग से था। स्टार, स्टार समाचार पत्र जोहान्सबर्ग है ना। जो हंसेगा वो क्या है, स्टार है। जो हंसेगा क्या है, जोहान्स। जो हंसेगा क्या है, वो स्टार है। जो हंसेगा वो क्या है, स्टार है। जो हंसेगा वो क्या है, जोहान्सबर्ग स्टार है ना। मैनेची सिम्बुन, मैनेची सिम्बुन जो है टोक्यो, टोक्यो है ना। मैं नहीं नाचूंगी, मैं नेची, मैं नहीं नाचूंगी टोक्यो
मत टोकियो हमको, मैं नहीं नाचूंगी, मत टोकियो हमको, मैं नहीं नाचूंगी, मत टोकियो हमको, मैं नहीं नाचूंगी, है ना। गार्जियन डेली मेल तो देख ही लिए थे। ला मांद, है ना, ला मांद। तो ला से दूगो याद रखना है, पेरिस से दूगो देखे थे, एगो ली एगो ला। ली मने लेग, ला मने लेग, दोनों कहाँ से, पेरिसे से, दोनों कहाँ से, पेरिसे से। और देखिए हम लोग ईच बेच तीन या मतलब बेच रही है मास्क पहन के, और यहाँ भी मास्क है, मास्को। तो प्रावदा, मास्क प्रावदा, प्रावदा समाचार पत्र किसका है, मास्को का है ना। तो प्रावदा, इसको याद करिएगा डायरेक्ट। प्रावदा किसका है, मास्को का है, मास्को का है समाचार पत्र प्रावदा। प्रावदा किसका समाचार पत्र है, मास्को का समाचार पत्र है। डेली न्यूज किसका है, न्यूयॉर्क का है। नया नया डेली न्यूज बेच रहा है, कौन बेच रहा है, न्यूयॉर्क। नया नया डेली न्यूज बेचने वाला कौन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। डेली डेली न्यूज दे रहा है कौन, न्यूयॉर्क। न्यू न्यूज़ दे रहा है कौन, न्यू न्यूज़ दे रहा है, डेली 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 न्यूज़ दे रहा है कौन, तो न्यूयॉर्क। ला रिप्लिसिका, तो यहाँ भी ला है, यहाँ भी ला है, फट से पेरिस आपका दिमाग में आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। ये क्या है, रिपब्लिका है, क्या है, ला रिपब्लिका। तो र आया है ना इसमें, तो र से रोम, ला रिपब्लिका रोम, क्या हो जाएगा, ला रिपब्लिका रोम, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाकी सब ला वाला जो है पेरिस वाला है, लेकिन यहाँ पे जो ला रा है, ला रिपब्लिक है, वो रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ला रिपब्लिक जो है वो क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, है ना। और आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंट तो ये लंदन का ही है, ये देख चुके थे हम लोग। पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली किसका है, बीजिंग का है, किसका है, बीजिंग का है। चीन की राजधानी बीजिंग, है ना। पीपुल्स डेली, ये किसका है, पीपुल्स डेली बीजिंग। तो चाइना का जो पीपुल्स है डेली क्या करता है, बीजिंग। पीपुल्स डेली, चाइना का बिजी, बहुत बिजी है। पीपुल्स बहुत ज़्यादा क्या है, बिजी है। पीपुल्स क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है, क्या है, बिजी है ना। यहाँ से कोरिलेट करिएगा, पीपुल्स क्या है, तो बिजी है। आगे देखते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन देख ही लिए थे हम लोग, 5 को 6 को देखे थे एक साथ। लंदन का न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क का ही हो जाएगा, ये तो पकड़ में आ जाएगा। बांग्लादेश का ढाका, ये भी पकड़ में आ जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का पकड़ में आ जाएगा। खलीज टाइम्स जो है वो दुबई का है, खलीज। अगर नाम से अगर चाहिएगा तो पकड़ सकते हैं, खलीज। ये ऐसा नाम ही लग रहा है जो दुबई वाला रखता है सब, है ना, खलीफा, खलीज, है ना ये सब। तो खलीज इस टाइम से याद रखिएगा, दुबई का हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सारा याद हो गया होगा, है ना। नहीं याद होगा तो एक दो बार फिर से देख सकते हैं आप वीडियो को। 100% दावा करते हैं कि आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, आप चाहेंगे तो इसको 2x पे भी देख सकते हैं बार बार, जिससे आपको जल्दी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अगले पार्ट में। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।